तो फिर से हाय फ्रेंड्स, विटामिन बी वन के बारे में हम जानेंगे। तो विटामिन बी वन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये बात पहले ही जान चुके हैं, ये विटामिन का इंट्रोडक्शन है। ये सब बातें को जान चुके हैं। फिर क्लासिफिकेशन जो किया गया है तो वह फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल के हिसाब से जो किया गया था, ये भी बात जान चुके हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन ये सब होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स एंड विटामिन सी होते। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे थायमिन, थियामिन होता है। थियामिन बी वन का नाम है राइबोफ्लेविन, बी टू का नाम है नियासिन, बी थ्री का नाम है, फिर बी5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, पायरीडोक्साइन बी6 कहते हैं, बायोटिन बी7, फॉलिक एसिड बी9, उसके बाद कोबालेमिन बी12 को कहते हैं। तो इस तरीके से ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो कुछ ऊपर जो बातें हैं वो भी कुछ देख लेते हैं। ये बात को डिस्कस तो कर चुके, फिर भी देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि देखे हैं कि विटामिन्स इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट इन द डाइट्स सो दैट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत ईजी लैंग्वेज में है। विटामिन्स क्या है, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिक्वायर्ड होते हैं इन ए स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में, इन द डाइट्स के द्वारा हमारे बॉडी में होते हैं, सो दैट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस, और वही जो स्पेसिफिक खास तरह के बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं जिसमें नॉर्मल मेंटेनेंस करते हैं, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को यह पूरे मेंटेन करता है। अर्लियर इट वाज बिलीव दैट ऑल विटामिन्स वर एमाइन, सो दैट टर्म विटामिन वाज क्वाइंड। तो विटामिन मतलब विटामिन, क्योंकि सभी विटामिन में होते हैं एमाइन, इसलिए रखा गया था। लेकिन ये अभी चलकर बट लेटर रियलाइज्ड दैट ओनली फ्यू ऑफ देम आर एमाइंस, कुछ ही एमाइंस होते हैं। सो द विटामिन, यहाँ पर इस शब्द को हटाकर विटामिन रख दिया गया, तो विटामिन रख दिया गया। तो ध्यान में, ये इंट्रोडक्शन था विटामिन के, वो चर्चा कर लिए होंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कंपेयर करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो सबसे खास कैरेक्टर देखने को मिलता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर हमारे बॉडी में अगर जमा होते हैं तो वह नुकसानदायक ज़्यादा होते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं तो जब ये जमा होता है तो यह निकल जाता है, यह किसी भी तरीके से वह बाहर, बॉडी के बाहर, मतलब पानी में घुलकर निकल जाता है। क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमारे बॉडी में वाटर बहुत होते हैं, तो पानी में यह घुलकर निकल जाते। तो यही है, दोनों के कंपैरिजन किया गया। तो सबसे पहले है सॉल्युबिलिटी इन फैट। तो फैट सॉल्युबल तो सॉल्युबल होगा ही, वाटर सॉल्युबल फैट में नॉट सॉल्युबल होगा। उसके बाद है वाटर सॉल्युबिलिटी, तो ये नॉट सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन सॉल्युबल होते हैं। एब्जॉर्प्शन बात करते हैं तो अलॉन्ग विद लिपिड रिक्वायर बाइल सैल्स की रिक्वायर होती है, लेकिन वाटर सॉल्युबल के लिए एकदम सिंपली एब्जॉर्ब हो जाता है। कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसमें बाइल सैल्स ये सब रिक्वायर्ड होते हैं, तो कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में कोई कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। स्टोरेज जो होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स या लीवर में स्टोर होता है, लेकिन पानी के द्वारा बाहर निकल जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, तो इसलिए कोई स्टोरेज नहीं होते हैं। एक्सक्रीशन के बात करते हैं तो नॉट एक्सक्रीटेड, और ये एक्सक्रीटेड हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वह आराम से एक्सक्रीटेड बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन्स यह नॉट एक्सक्रीटेड होते हैं। डिफिशियंसी बात करते तो मैनिफेस्ट ओनली व्हेन स्टोर्स आर डिप्लीटेड। डिफिशियंसी यही है कि मैनिफेस्ट ओनली व्हेन स्टोर्स आर डिप्लीटेड, जब ज़्यादा हो तब ये कुछ नुकसान कर सकता है, लेकिन मैनिफेस्ट रैपिडली एज देयर इज़ नो स्टोरेज, इसका नहीं होता है। टॉक्सिसिटी बात करें तो हाइपर विटामिनोसिस में रिजल्ट हो सकते हैं अगर यह ज़्यादा देर तक रहा तो अनलाइकली सेल्स एक्सेस इज एक्सक्रीटेड, जब ज़्यादा होता है वाटर सॉल्युबल तो एक्सक्रीट हो जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी, सिंगल लार्ज डोजेज में प्रिवेंट डिफिशियंसी, लेकिन रेगुलर डाइटरी सप्लाईज ये रिक्वायर्ड होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन में।
तो ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी ध्यान में रखना है कि सिंगल लार्ज जो डोजेज होता है मे प्रिवेंट डिफिशियंसी, लेकिन इसमें रेगुलर डाइटरी सप्लाई इज रिक्वायर्ड होता है। वाटर सॉल्युबल मेजर विटामिन होते हैं ADEK, ध्यान रखना है ADEK और BC जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो विटामिन B12 विजन एक्सेप्शन इसमें आता है, वो देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं कि वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल होते हैं, तो फैट सॉल्युबल में ADEK आ गया, वाटर सॉल्युबल में नॉन B कॉम्प्लेक्स और एक B कॉम्प्लेक्स। तो फिर जो नॉन B कॉम्प्लेक्स में आता है B कॉम्प्लेक्स में आता है एनर्जी रिलीजिंग और हीमाटोपोएटिक। फॉलिक एसिड जिसको B9 कहते हैं, फिर साइनो कोबेलेमिन B12 कहते हैं। फॉलिक एसिड B9 जो कि हीमाटोपोएटिक होते हैं और एनर्जी रिलीजिंग होता है B1 B2 B3, फिर 6 मतलब 1 2 3 5 6 7। तो ये सब नाम याद रखना, एनर्जी रिलीजिंग होते हैं 1 2 3 यानी और 5 6 7। तो विटामिन B1 B2 एंड B3, और इसमें बात करते तो B5 B6 B7 होते हैं एनर्जी रिलीजिंग में। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स ये बात हम जान चुके हैं बहुत पहले ही, मतलब पहले। और वही वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में कि B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स आर ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज ऑफन दे आर फाउंड टुगेदर इन द सेम फूड विद द एक्सेप्शन ऑफ विटामिन B12। तो यही है कि B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स जो होते हैं वह ग्रुप्ड टुगेदर बिकॉज ऑफन दे आर फूड टुगेदर इन द सेम फूड, लेकिन इसमें आता है विटामिन B12, ये एक्सेप्शन में है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का ये सब कैरेक्टर है। तो जो बात ऊपर हमने देखा है, कंपैरिजन किया था, वही सब बात यहाँ पर भी कंपैरिजन में लिखा हुआ है। पहला है कि दे आर रिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटेड, बहुत ही यह रिडली एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन एंड यह एक्सक्रीटेड हो जाता है यूरिन से। दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी सो डू नॉट कॉज टॉक्सिसिटी, हाउएवर विटामिन B12 स्टोर्ड इन द बॉडी, मतलब बॉडी में B12 स्टोर हो जाते हैं, लेकिन और विटामिन जो होते हैं B1 B2 और B जो देखते हैं वो स्टोर नहीं होते हैं। देयर डाइटरी इनटेक इज नीडेड ऑन रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेसिस पर हमें ये लेने की ज़रूरत होती है। उसके बाद है थियामिन, B1 के बात करते हैं हम। तो B1 थियामिन जिसको B1 कहते हैं, तो थियामिन एल्सो एंटी न्यूराइटिस विटामिन्स और एंटी बेरी विटामिन होता है। तो इसका जो नेम है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि थियामिन को एल्सो कॉल्ड एंटी न्यूराइटिस विटामिन, यानी कि न्यूराइटिस डिजीज को होने नहीं देता, और एंटी बेरी विटामिन होता है। थियामिन और थायमिन आर डिफरेंट होते हैं, पता तो होगा ही। थायमिन जो होते हैं यह प्रेजेंट होते हैं बेस प्रेजेंट इन DNA, और थियामिन होता है जो कि B1 का नाम है। तो यहाँ तक तो ध्यान रहेगा। उसके बाद है सॉम सोर्सेस ऑफ थियामिन, तो ये है एल्यूरोन लेयर ऑफ सीरियल्स, एल्यूरोन लेयर देखेंगे सीरियल्स का। तो होल व्हीट फ्लोर एंड अनपॉलिश्ड राइस हैव बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू देन कम्प्लीटली पॉलिश्ड रिफाइंड फूड्स। तो होल व्हीट फ्लोर जो होते हैं, होल व्हीट फ्लोर आप ज़रूर आटा मतलब गेहूँ देखे होंगे, उसका जो आटा होता है वो, और अनपॉलिश्ड राइस जो होते हैं एकदम बेटर न्यूट्रिटिव वैल्यू होते हैं। थियामिन इज़ पार्शली डिस्ट्रॉय बाय हीट, हीट के द्वारा ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्योंकि जैसा कि ये देखे होंगे व्हीट में चाहे राइस में, तो उसमें थियामिन होता है, अगर ज़्यादा धूप होता है तो वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन लिपी वेजिटेबल जो होता है वो भी सोर्स ऑफ थियामिन का आता है। ईस्ट मिल्क मीट्स ये भी विटामिन मतलब B1 यानी कि थियामिन का सोर्स ये भी है। उसके बाद देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है विटामिन B1 जो मतलब थियामिन का, कि वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं बाय मॉइस्ट एंड स्लो हीटिंग अबव 100 डिग्री सेल्सियस। वाइट क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस डिस्ट्रॉय बाय मॉइस्ट एंड स्लो हीटिंग अबव। और ऑर्डर और फ्लेवर रिजेंबल्स ईस्ट पाउडर, इसका जो होते ऑर्डर चाहे फ्लेवर वह ईस्ट पाउडर के जैसा होते। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। डेली रिक्वायरमेंट
के बात करें तो 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में इसका वह एडिशनल मतलब 0.3 मिलीग्राम पर डे थोड़ा बढ़ जाता है। 1 से लगभग 1.8 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता, तो मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है थियामिन का। तो 1 से 1.5 नॉर्मल ये होते हैं। डिफिशियंसी डिजॉर्डर ऑफ थियामिन, तो डिफिशियंसी डिजॉर्डर में है जैसे कि बेरी, तो बेरी पता होना चाहिए बेरी क्या है। तो यह इन सेवियर केसेस ऑफ थियामिन डिफिशियंसी देयर इज एक्सट्रीम वीकनेस इवन पेशेंट से नो टॉकिंग, मतलब उससे बात किया नहीं जा सकता। कभी कभी थियामिन की कमी होता है, बेरी होता है तो ऐसा दिखाई देता है। तो इन सेवियर केसेस ऑफ थियामिन डिफिशियंसी देयर इज एक्सट्रीम वीकनेस इवन पेशेंट से नो टॉकिंग। दिस वीकनेस अकर बिकॉज द पायरुवेट द मेन एनर्जी फ्यूल जो होता है पायरुवेट मेन एनर्जी फ्यूल एंड अल्फा कीटो ग्लूटेरेट आर नॉट प्रॉपरली ऑक्सीडाइज्ड, सही तरीके से ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाने के कारण वीकनेस होता है। थियामिन डिफिशियंसी इज ऑफन सीन इन अल्कोहलिक, जो लेते हैं अल्कोहलिक वाला में विटामिन B1 की डिफिशियंसी देखने को मिलता है। इन बेरी देयर इज एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस एंड एग्जॉस्टेशन, मतलब एग्जॉशन बेरी जो होते हैं इनिशियली होते हैं वह लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख महसूस ही नहीं होगा, और वीकनेस और एग्जॉशन होता है। तो ये सब इसका दिखाई देता है इनिशियली। लेटर बाद में बात करते हैं तो वही मैनिफेस्टेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन्स अकर इन वेरियस फॉर्म सच एज, इसमें पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ सेवेरल पेरिफेरल नर्व लीडिंग टू मस्कुलर एकेज एंड पेन्स, एबनॉर्मल सेंसेशन, वीकनेस etc. पैरालिसिस इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग डिफिशियंसी। अगर ज़्यादा समय तक अगर डिफिशियंसी थियामिन का है तो पैरालिसिस हो सकता है। और तो पहले तो देख लिए वीकनेस और एग्जॉशन महसूस होता है, लेकिन बाद में चलकर मतलब पॉलीन्यूरोपैथी ऑफ सेवेरल पेरिफेरल नर्व लीडिंग टू मस्कुलर एक एंड पेन और एबनॉर्मल सेंसेशन, वीकनेस etc. होने लगता है। ड्राई एंड वेट बेरी का अलग अलग तरह के ये डिजीज़ होते हैं। तो जैसा कि पहला है कि ड्राई एंड वेट बेरी, तो ड्राई बेरी हैज़ नो ओइडीमा ड्यू टू absence of associated congestive heart failure. Other symptoms of neuropathy and weakness are present. Wet berry has symptoms of edema due to heart failure. ओइडीमा मतलब होता है इस तरीके का भाग देख रहे हैं तो ये सब भाग पर ओइडीमा हो रहा है, देख सकते हैं। ये ओइडीमा का लक्षण है यहाँ पर सोलेन, ये देख रहे हैं पीटिंग ओइडीमा। तो यहाँ पर दोनों के ड्राई एंड वेट के बारे में है कि ड्राई बेरी हैज़ नो ओइडीमा, कोई ओइडीमा नहीं होते हैं, जो कि absence ऑफ एसोसिएटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब वेट बेरी जो होते हैं वे एडेड सिम्टम्स ऑफ ओइडीमा दिखाई देते वेट बेरी में। इनफर्टाइल बेरी की बात करते हैं तो दिस फॉर्म ऑफ बेरी सीन इन न्यू बॉर्न बेबीज़ में होते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थियामिन इन मदर। जिस मदर के अंदर थियामिन की कमी होगी उसके मतलब उसके बच्चे के अंदर में ये हो जाएगा इनफर्टाइल बेरी। देयर आर फीचर ऑफ हार्ट फेलियर लाइक ब्रेथलेसनेस, ईडिमा, रेस्टलेसनेस एंड स्लीप जो होते हैं, स्लीपलेसनेस etc. ये सब होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर वर्निकल कोर्साक मतलब कोर्साकॉफ सिंड्रोम, वर्निकल कोर्साकॉफ सिंड्रोम की बात करते हैं, ये भी एक तरह के डिजीज जैसा। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रल बेरी कहते हैं, यानी कि वर्निकल कोर्साकॉफ स्ट्रीम मतलब सिंड्रोम को हम सेरिब्रल बेरी कहते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अटैक्सिया, मस्कुलर पैरालिसिस, साइकियाट्रिक सिम्टम्स etc. ये सब होते हैं। उसके बाद थियामिन की कमी से होता है पॉलीन्यूराइटिस। तो पॉलीन्यूराइटिस है कि इट इज़ कॉमन इन क्रोनिक एल्कोहलिक, यानी कि जो लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं उसको पॉलीन्यूराइटिस होते हैं। अल्कोहल यूटिलाइजेशन नीड्स लार्ज डोजेज ऑफ थियामिन, तो अल्कोहल यूटिलाइजेशन नीड्स लार्ज डोजेज ऑफ थियामिन। अल्कोहल इनहिबिट्स इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन
ऑफ थियामिन लीडिंग टू थियामिन डिफिशियंसी, यानी कि अल्कोहल ज़्यादा समय तक लेते हैं तो अल्कोहल को ऑब्जर्व करने की क्षमता घट जाती है इंटेस्टाइन्स, इसके कारण थियामिन की कमी हो जाएगी। पॉलीन्यूराइटिस में आल्सो बी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज से पॉलीन्यूराइटिस यह रिलेटेड है। थियामिन डिफिशियंसी में कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटिल कोएंजाइम ए, द रिजल्ट इज increased plasma concentration of pyruvate and lactate leading to lactic acidosis। तो थियामिन डिफिशियंसी इम्पेयरमेंट होता है, यानी कि पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम नहीं बनेगा तो उससे बहुत हमारे बॉडी में नुकसान होगा। तो यही रिजल्ट होकर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पायरुवेट एंड लैक्टेट लीडिंग टू लैक्टिक एसिडोसिस होने लगेगा, यानी कि हमारे अंदर जो स्किन के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। तो इस तरीके से ये नुकसान होते, इसलिए जो होता है थियामिन सही मात्रा में लेना चाहिए, नहीं तो पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम नहीं बनेगा तो वो हमारे बॉडी में नुकसानदायक ही होगा। तो जब मैकेनिज्म देखेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए से किस तरीके से पायरुवेट से बनता है तो ये सब देखेंगे। थियामिन डिफिशियंसी इज मैनिफेस्टेड एज हॉरिजॉन्टल रीजेज इन नेल्स, तो यही है थियामिन डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन एज हॉरिजॉन्टल रीज इन नेल्स। तो थियामिन की कमी से भी पता चलता है, जैसा कि ये देख रहे हैं नाखून में किस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाता है, तो रेखा रेखा स्ट्रक्चर रीज जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, तो थियामिन की कमी से ये होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि हॉरिजॉन्टल रीज इन नेल्स, जो हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हैं ये थियामिन डिफिशियंसी का देख रहे हैं। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ थियामिन डिफिशियंसी को किस तरीके से करते हैं, तो ये थोड़ा सा अब आता है मेन बात, डिटेक्शन किस तरीके से किया जाता है। तो डिटेक्शन है कि या डोज ऑफ 0.35 मिलीग्राम पर मतलब मीटर स्क्वायर ऑफ बॉडी सरफेस इज गिवन इंट्रामस्कुलरी एंड यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ थियामिन इज मेजर्ड ओवर द नेक्स्ट 4 आवर्स, एटलीस्ट 50 माइक्रोग्राम ऑफ थियामिन और 8% ऑफ द डोज गिवन शुड बी ये एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। एटलीस्ट 50 माइक्रोग्राम ऑफ थियामिन या 8% ऑफ दैट डोज जो होते हैं डोज गिवन शुड बी एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। उसका 8% थियामिन जो होते एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। इनडिफिशियंसी दीज सिग्निफिकेंटली डिजीज होता है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर, तो आरबीसी ट्रांस जो होते हैं ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो ये तो थोड़ा रटने वाला पोर्शन है तो वो आप खुद से नोट्स करके थोड़ा रट लीजिएगा। तो आरबीएस ट्रांसकेटोलेज एक्टिविटी किस तरीके से करता है, तो इसमें देखते हैं तो आरबीसी इंक्यूबेटेड रहता है, आराम से सुरक्षित रहता है विद राइबोस 5 फॉस्फेट along the thiamine polyphosphate and without thiamine pyrophosphate। तो ये सब तो ध्यान रखना है। रेसिडुअल राइबोज इज डिटरमाइंड टू मेजर द ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी। रेसिडुअल राइबोज जो होते हैं डिटरमाइंड टू मेजर द ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, डिफरेंस ऑफ मोर देन 25% बिटवीन द टू इन इंडिकेटिव ऑफ डिफिशियंसी। तो डिफरेंस ऑफ मोर देन 25% बिटवीन जो होते हैं द टू इज इंडिकेटिव ऑफ डिफिशियंसी। तो ये आरबीएस ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी ये है। तो ये पहले बताया थोड़ा रटने वाला। अब राइबोफ्लेविन जिसको विटामिन B2 के बात करते हैं, तो B2 बहुत हो रहा है तो राइबोफ्लेविन B2 इसको ये भी कहते हैं। फ्लेविन सभी में नाम है। तो अगर दूध में अगर ये विटामिन B2 प्रेजेंट होगा तो उसको लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, अगर अंडा में हो तो ओवोफ्लेविन कहते हैं, वहीं पर एग में हो एग एंड हिपैटोफ्लेविन उसको कहेंगे जो केमिकली सेम एज राइबोफ्लेविन होते। तो इसका इतना सारा नाम पुकारा जाता है तो ध्यान रखना है, लेकिन मैंने राइबोफ्लेविन ही नाम इसमें ध्यान रखना है। राइबोफ्लेविन सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन का जैसे होल ग्रेन, जर्मिनेटिंग सीरियल्स, ईस्ट, मिल्क, मीट, एग, लीवर, ये तो देख ही चुके हैं तो याद रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पर है कि सोर्सेस मतलब स्ट्रक्चर ऑफ राइबोफ्लेविन। तो
ये स्ट्रक्चर हो सके तो याद कीजिए, अगर डायग्राम बना दे तो बहुत अच्छी बात है। तो राइबोफ्लेविन इज 6,7 डायमिथाइल आइसो एलोक्सेजीन, जिसको फ्लेविन कहते हैं, बाउंड टू राइबोटल मतलब एल्कोहल एंड, जो ये दोनों से ये होते हैं। तो राइबोफ्लेविन जो होते हैं 6,7 मिथाइल एल्सो एलोक्सेजीन फ्लेविन होते बाउंड टू ऑर्बिटल एल्कोहल और नोजमी। द इंटेंस येलो कलर इन ड्यू टू आई मतलब ड्यू टू आइसो एलेक्सोजिन रिंग। तो द इंटेंस येलो कलर इज ड्यू टू आइसो एलेक्सोजिन रिंग होते हैं इसमें। तो बस थोड़ा सा रटने वाला पर्सन है तो खुद से ध्यान रख लेंगे। तो स्ट्रक्चर में ये देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर आप चाहे तो गौर से इसको देख सकते हैं, एकदम हाई क्वालिटी का किया राइबोफ्लेविन का। तो इसमें देखते हैं कि राइबोटोल 6,7 डाइमिथाइल आइसो। तो सबसे अच्छा आप इसको आराम से करके अगर हो सके स्ट्रक्चर तो आप कॉपी में नोट्स करेंगे। तो ये राइबोफ्लेविन का इस तरीके से ये है। उसके बाद है कि FMN यानी कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं एक्टिव और दिको एंजाइम फॉर्म होता है। ये दोनों का FMN का और FAD का दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से उसके बाद FMN इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोराइलेशन एंड राइबोफ्लेविन जो होता है बाय काइनेज यूजिंग ATP इन इंटेस्टाइन। APT जो इंटेस्टाइन में बनता है उसके हिसाब से FMN जो होते हैं परफॉर्म्ड फॉस्फोराइलेशन ऑफ राइबोफ्लेविन बाय काइनेज यूजिंग ATP इन इंटेस्टाइन में होते हैं। फिर FAD फॉर्म्ड बाय एडिशन जो होता है FMN इन लीवर का। तो इसमें ये भी होता है क्या, तो ये होते हैं FAD इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ ATP टू FMN इन लीवर में होता है। तो पहले बताया, थोड़ा रटने जैसा बात लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइबोफ्लेविन से FMN में जाता है तो ATP से ADP का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है और ये ज़रूरत पड़ता है फ्लेवोकाइनेज का। और यहीं पर FMN से अगर FAD की तरफ भेजना चाहे तो वही हो जाता है 10, मतलब FAD सिंथेसिस के द्वारा वे होते हैं। तो जनरेशन ऑफ FMN एंड FAD विथ हेल्प ऑफ ATP। राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी देखते हैं तो इतना सारा डिफिशियंसी देखते हैं। तो ये सब डिफिशियंसी में, तो डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन इन इज अनकॉमन बिकॉज राइबोफ्लेविन इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन यानी कि जैसे कि ग्लोसिटिस, यानी कि ग्लोसा मतलब होता है टंग में हो जाता है कोई दिक्कत, तो यही ग्लोसिटिस होता है। मैजेंटा कलर टंग जो होता है वो भी होता है। तो नीचे देखेंगे फिर चाइलोस का मतलब होता है लिप और फिशर लिप। एंगुलर एस्टोमेटाइटिस जो होते हैं वो इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ माउथ। उसके बाद है सरकम कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन देखेंगे, सरकम कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन। फिर प्रोलिफरेशन ऑफ द बल्बर कॉन्जक्टिवल कैपिलर्स इज द अर्लीस्ट साइन नॉन नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मेसाइटिस एनीमिया होते हैं। इरेगुलर रेज इन नेल्स में दिखाई देते। तो ये देख रहे हैं डिफिशियंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी कि जो नज़र आता है पहले वो है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्लोसिटिस मैजेंटा कलर्ड टंग एंड चिलोसिस। उसी तरीक़ा से इसमें सरकम वाला भाग दिख रहा है। तो ये जो सरकम है तो सरकम कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन होते वास्कुलर इसमें दिखाई देने लगते हैं। फिर है कि इरेगुलर रेज इन द नेल्स इन राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी में ये होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि डायटरी सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, तो रिच सोर्स है लीवर, फिर ड्राइड एज्ड एग एंड होल मिल्क। वहीं पर गुड सोर्स की बात करें फिश, होल सीरियल्स, तो ये सब थोड़ा अलग अलग होता है। तो लेग्यूमिन्स एंड ग्रीन लीफ वेजिटेबल होते हैं। डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन इज कंसर्न्ड मेनली विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द
कैलोरी इनटेक। फिर एडल्ट्स ऑन सेडेंटरी वर्क रिक्वायर्ड अबाउट 1.5 mg पर डे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लैक्टेशन एंड ओल्ड जो मैन होते हैं उसमें थोड़ा सा क्या, तो थोड़ा सा इसमें इतना रिक्वायर्ड एडिशनल होते हैं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से B1 B2 के बारे में हमने जान लिया। विटामिन्स या विटामिन्स में हम अब देखते हैं यहाँ पर नियासिन के बारे में, जिसको B3 भी कहते हैं। तो नियासिन विटामिन B3 का नाम नियासिन है। तो नियासिन के बारे में है कि नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड आर साइनोनिम्स। सिनोनिम्स ये है, नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। फिर यहाँ पर नियासिन एमाइड इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन प्रेजेंट इन टिश्यू। तो इसमें जो नियासिन है जो वह होता है नियासिन एमाइड एक्टिव फॉर्म होता है। यही एक्टिव होकर हमारे बॉडी में काम करते हैं जो कि टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो यही ध्यान रखना है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, फिर उस तरीक़ा से विटामिन A, B, C, D, E के किसका क्या एक्टिव फॉर्म है ये याद रखना है। निकोटिनिक एसिड इज अ विटामिन बट निकोटिन इज़ द पोटेंट पॉइजन फ्रॉम टोबैको। तो वो बात तो जानते होंगे, निकोटिनिक एसिड जो होता है वह विटामिन होते हैं, लेकिन सिर्फ निकोटिन बात करते हैं तो यह एक तरीके से जहर की तरह होता है जो कि होता है टोबैको में। तो ये स्ट्रक्चर याद कर ली। जैसे पायरीडीन का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन रिंग फर्स्ट पर प्रेजेंट है, बाद बाकी वो बेंजीन जैसा है। फिर नियासिन का देख सकते हैं सिर्फ COOH जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरीक़ा से नियासिन एमाइड में देखेंगे तो एमाइड वाला स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है CONH2 ये वाला जो है। फिर निकोटिन इन टोबैको में निकोटिन का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाता है। तो एक 5 मतलब कार्बन रिंग चेन है और उसके बाद एक 6 वाला देख रहे हैं, तो वो दोनों स्ट्रक्चर ध्यान में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बस मेनली क्या क्या होता है कम से कम वो पता होना चाहिए। जैसे कि NAD निकोटिन एमाइड एडेनिन जो बनता है ये दोनों से बनता है। जैसे एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड और निकोटिन एमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड ये दोनों से बन रहा है, तो ये पता होना चाहिए। एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो भी तो ध्यान में रहेगा ही। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ NADH में देख रहे हैं। तो इन द केस ऑफ NADP प्लस फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू इज अटैच्ड टू दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मार्क्ड विथ एस्टेरिक। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होते हैं इसमें। तो जो लिखा हुआ यहाँ पर कि स्ट्रक्चर ऑफ NAD प्लस में, तो फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू इज अटैच्ड टू दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मार्क्ड विथ एस्टेरिस्क। तो निकोटिन एमाइड में 2 चीज़ मिलकर बना होता है, ध्यान रखना है। नाम से ही पता चलता है निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये नाम से ही है। तो एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड एक और फिर निकोटिन एमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो इसलिए नाम पर क्या निकोटिन एमाइड एडेनिन और डाइन्यूक्लियोटाइड। तो आसान है बहुत। फिर उसके बाद है नियासिन डिफिशियंसी। तो पेलेग्रा जो डिजीज होते हैं नियासिन डिफिशियंसी से होते हैं। तो द सिम्टम्स ऑफ पेलेग्रा आर, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यह डर्माइटिस एक सिम्टम्स होते हैं। डर्माइटिस स्पेशली इन द फीट एंकल फेस, इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन अराउंड नेक इज नोन एज कैसल्स नेकलेस। नेल्स हैज़ इरेगुलर सरफेस हो जाता है। नेल्स जो होती है इरेगुलर सरफेस, तो वही डर्माइटिस होती है, यानी कि जो आउटर लेयर है उसी पर जो फीट एंकल फेस ये सब पर हो जाता है। पिगमेंटेशन अराउंड नेक में होता है, तो उसी को कैसल्स नेक मतलब नेकलेस कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो देख सकते किस तरीके से यह हो गया, तो इसी को कैसल्स नेकलेस कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं इरेगुलर शेप हो जाता है नाखून जो होता है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये नियासिन डिफिशियंसी कॉजेज पेलेग्रा स्किन लेजन्स देख रहे हैं किस तरीके से स्किन हो जाता है, ये सब नियासिन की कमी से होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं नियासिन डिफिशियंसी मैनिस्टेड
इन नेल्स एज इरेगुलर और अनइवन सरफेस। तो यही सब हो जाता है। तो यही यहाँ पर है कि डर्माटाइटिस होता है तो यही फीट, एंकल एंड फेस पर अधिकतर होता है। पिगमेंटेशन हो जाता है तो देख ही चुके हैं, कैसल्स नेकलेस कहते हैं, नेल्स है रेगुलर हो जाता है। डायरिया भी नियासिन की कमी से होता है। डरमेंटिया मतलब डिमेंटिया या डिमेंशिया इन क्रोनिक केसेस, बहुत समय तक अगर नियासिन की कमी हो तो डिमेंशिया हो जाता है। फिर है डेलीरियम। डेलीरियम इज अ कॉमन इन एक्यूट पेलिग्रा, मतलब थोड़ा सा पेलिग्रा है। इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड पुअर मेमोरी आर मोर कॉमन इन माइल्ड केसेस। एटेक्सिया एंड स्पास्टिसिटी आर एल्सो सीन, इसमें दिखाई देते हैं। डेलीरियम इज अ कॉमन इन एक्यूट पेलेग्रा, थोड़ा सा ये जो होते हैं पेलेग्रा उसी को ये डेलीरियम कहते हैं। इसमें इरिटेबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड पुअर मेमोरी आर मोर कॉमन इन माइल्ड केसेस। एटेक्सिया एंड स्पैस्टिसिटी आर एल्सो सीन, इसमें दिखा देते हैं। और कभी कभी डेथ हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5D से ध्यान रखना है। नियासिन डिफिशियंसी होता है वह 5D से होता है। उसके बाद यहाँ पर है कि कॉजेज़ फॉर नियासिन डिफिशियंसी, के कॉजेज़ का कारण क्या है। तो ये बात फिर बहुत ही मतलब मेमोराइज करने वाला बात है, रटने वाला बात है। यहाँ पर जो नियासिन डिफिशियंसी किस तरीके से कॉजेज होता है, तो यहाँ पर तो इस पेज को रटना ही पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं सबसे पहले डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ ट्रिप्टोफान बात करते हैं तो पेलेग्रा इज सीन अमॉन्ग पीपल हुज स्टेपल डाइट इज मेज एंड सोरगम, ज्वार और गुइनिया कॉर्न जिसको कहते हैं। तो ये स्टेपल फूड यही होते हैं, जैसे मेज और सोरगम जो अधिक खाते हैं। सोरगम कंटेंस ल्यूसिन इन हाई क्वांटिटीज़ में होते हैं। तो ल्यूसिन होने के कारण उसको सही तरीके से वो नियासिन नहीं मिल पाता है, तो इसी के चलते पेलेग्रा हो जाता है। तो जो अधिकतर इसी पर निर्भर रहते हैं, खाते हैं मेज और सोरगम, तो उसमें नियासिन की डिफिशियंसी दिखाई देता है। तो सोरगम में ल्यूसिन हाई क्वांटिटी होते, तो हाई क्वांटिटी होने का मतलब ल्यूसिन इनहिबिट्स जो होते हैं वह QPRT यानी कि क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम एंड सो नियासिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू NAD+, यानी कि इस तरीके से ल्यूसिन पेलेग्रा होता है। तो यही जो QPRT है वह नियासिन कैन नॉट बी कन्वर्टेड, नियासिन कन्वर्ट नहीं कर पाता है NAD+ को, तो इस कारण से डिफिशियंसी हो जाता है। तो बहुत आसान है, ल्यूसिन जो होता है वह दिक्कत कर देता है। तो अब आयोनाइज्ड INH इट इज एन एंटी ट्यूबरकुलोसिस मतलब एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग विच इनहिबिट्स पायरिडॉक्सल फॉस्फेट फॉर्मेशन। तो ये एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग है आयोनाइज्ड आइसोनियाजिड। तो इट इज़ एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग होते हैं जो कि पायरिडॉक्सल फॉस्फेट फॉर्मेशन को नहीं होने देते हैं। तो इससे भी नियासिन की कमी हमारे बॉडी में हो जाता है। हार्ट नर्व्स डिजीज, तो ट्रिप्टोफान एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इज डिफेक्टिव मोर of tryptophan is excreted in urine in large quantity। तो यही है, यही हार्ट नर्व्स डिजीज कहलाता है। ट्रिप्टोफान एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इज डिफेक्टिव, सही तरीके से ट्रिप्टोफान नहीं हम एब्जॉर्ब हो पाता है और यह यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसी को हार्ट नर्व्स डिजीज कहते हैं, हार्ट नर्व्स डिजीज। कार्सिनोइड सिंड्रोम, तो द ट्यूमर यूटिलाइजेज मेजर पोर्शन ऑफ available tryptophan for synthesis of serotonin, so tryptophan is unavailable। तो कार्सिनोइड सिंड्रोम ये हो गया कि ट्यूमर यूटिलाइज मेजर पोर्शन अवेलेबल ट्रिप्टोफान फॉर सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन, सो ट्रिप्टोफान यानी कि जो कार्सिनोइड सिंड्रोम वो होता है जो ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर ट्रिप्टोफान को यूज़ कर लेता है ज़्यादा पोर्शन को, जिसके कारण ट्रिप्टोफान और अदर सेल के लिए, टिश्यू के लिए वह अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो यही कार्सिनोइड सिंड्रोम है। तो इतने सारे जो देखते हैं कॉजेज फॉर नियासिन डिफिशियंसी होते हैं। डाइटरी सोर्स देख लेते हैं। डाइटरी सोर्स में कौन कौन से, जैसे द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ नियासिन एंड ड्राइड ईस्ट, राइस पॉलिशिंग लीवर।
पीनट, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, मीट एंड फिश। तो ये रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ नियासिन का है। ध्यान में रखना है, ड्राइड एस्ड राइस, पॉलिशिंग, लीवर, पीनट, होल सीरियल्स, लेग्यूम्स, मीट एंड फिश। अबाउट हाफ ऑफ द रिक्वायरमेंट मेट बाय कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफैन टू नियासिन। आधा लगभग रिक्वायरमेंट उससे पूरा हो जाता है जब ट्रिप्टोफैन नियासिन में कन्वर्ट हो जाता है हमारे बॉडी में तब। अबाउट 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन विल यील्ड 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन। 60 मिलीग्राम अगर हम ट्रिप्टोफैन को यूज करेंगे तो 1 मिलीग्राम नियासिन हमारे बॉडी में आ जाएगा, हो जाएगा। तो लेकिन नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितना है, 20 मिलीग्राम पर डे। और लैक्टेशन में बात करते हैं तो 5 मिलीग्राम ऐड कर दीजिए, यानी कि 25 मिलीग्राम। जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें 25 मिलीग्राम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मल में बात करते हैं तो वही है 20 मिलीग्राम पर डे के आसपास होना चाहिए। तो यही है रिकमेंडेड। फिर थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ नियासिन। नियासिन का यूज किया जाता है जैसे निकोटिनिक एसिड्स रेसिड्यू, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये घटा देता है। फिर इन हाई डोजेज नियासिन इज यूजफुल टू रिड्यूस लाइपोप्रोटीन, जिसको एलपी लेवल्स कहते हैं। तो हाई डोजेज अगर इन हाई डोजेज इन हाई डोजेज नियासिन इज यूजफुल टू रिड्यूस लाइपोप्रोटीन, जिसको एलपी लेवल्स कहते हैं। तो ये लिपोप्रोटीन को घटाने का ही हेल्प करता है। उसका टॉक्सिसिटी ऑफ नियासिन को तो ज़्यादा नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर है कि निकोटिनिक एसिड व्हेन गिवन ओरली और पेरेंटरली प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट वैसोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस वेसल्स एंड हिस्टामिन रिलीज होता है। तो ये हिस्टामिन रिलीज होने का मतलब यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी की बात करा कि निकोटिनिक एसिड व्हेन गिवन ओरली और पेरेंटरली प्रोड्यूसेस अ ट्रांजिएंट वैसोडाइलेशन ऑफ क्यूटेनियस वेसल्स एंड हिस्टामिन रिलीज। द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय ईचिंग, बर्निंग और टिंगलिंग। तो जो इससे हो जाएगा, हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज होगा तो इसके कारण नोचनी होगा, जलन होगा और टिंगलिंग होगा, यानी कि यही सब गुदगुदाहट जैसा होगा। तो ये टॉक्सिसिटी ऑफ नियासिन का है। उसके बाद यहाँ पर की पॉइंट हो जो याद रखने वाला है। तो की पॉइंट में आपको याद रखना, जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स का आपको पूरा नाम याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, जैसा कि इस पेज में देख रहे हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में द रूलिंग नेशन पॉलिटिकल पार्टी बिकॉम फेमस इन सिटी। तो यहाँ पर द से हो गया थियामिन, इसको याद भी रख लीजिएगा। टीपीपी, फिर बी2 आपको हो जाएगा जैसे राइबोफ्लेविन। फिर एन से थर्ड वाला आ रहा है नेशनल के बदला यहाँ पर नियासिन याद रखेंगे जिसमें NAD+ है। फिर फोर तो नहीं होता, फोर्थ पहले था, फोर ख़त्म मतलब वो नहीं होता है विटामिन बी4। तो यहाँ पर रैंटो, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, तो पी से यहाँ पर हो जाएगा पैंटोथेनिक होता है, रैंथो नहीं पैंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए। फिर उसके बाद पी है तो पॉलिटिकल पार्टी। 6 में यह आता है पायरिडोक्साइन जिसमें PLP ये है। फिर बायोटिन, तो इसी वाला शब्द से याद हो जाएगा बायोटिन। फिर फोलेट, फिर कोबलेमिन। तो सिर्फ याद रखना है आपको, द रूलिंग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बिकॉम फेमस इन सिटी। तो यहाँ पर है कि विटामिन सप्लीमेंट विल बी फ्री फॉर एवरीवन। तो ये वाला बी का नाम याद रखेंगे। थियामिन के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसी के बारे में बहुत शॉर्ट में है और एकदम खास पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर है बेरी के बारे में, तो याद रखेंगे कि विटामिन B1 डिफिशियंसी से बेरी होता है। फिर उसी तरीक़ा से राइबोफ्लेविन याद रखेंगे, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर पढ़ ही देते, जैसे विटामिन ये तो देख लिए कि द रूलिंग नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बिकॉम्स फेमस इन सिटी, तो ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद थियामिन में है कि फाउंड इन एल्यूरोन लेयर ऑफ सीरियल्स। और B1 की कमी से वेट बेरी जो होता है हाई आउटपुट कार्डियक फेलुअर, अगर वेट बेरी होगा तो कार्डियक फेलुअर होने का ज़्यादा चांस रहेगा। ड्राई बेरी जो होता है वह अफेक्टेड PNS एंड CNS। PNS की बात करते तो सिमेट्रिक मोटर एंड सेंसरी न्यूरोपैथी। CNS में वर्निकल्स
इंसेफेलोपैथी जिसमें हॉरिजॉन्टल निस्टेगमस और फिर ऑप्थेल्मोपेलेजिया, ट्रोनर एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, ये सब दिक्कत होने लगता है। वर्निकल कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम, तो अबव क्लिनिकल फीचर प्लस एमनेसिया एंड कॉन्फेबुलेटरी साइकोसिस होते हैं, तो ये ध्यान में रहे तो ठीक है, नहीं तो ऊपर बात तो जान चुके, लेकिन वो ट्रिक याद रखना है। फिर है शॉसिन बेरी, तो कार्डियक मैनिफेस्टेशन एंड मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी प्रीडोमिनेंस इसमें होते हैं। तो B1 क्या है याद रखना इसका, बेरी यानी कि आई जैसा 1 लग रहा है, तो इसी को विटामिन B1 की डिफिशियंसी बेरी होता है। देख सकते हैं किस तरीके से ये होता है, B1 की कमी होता है तो ये बेरी हो जाता है, स्किन पर होता है। उसके बाद B2 की बात करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड वारबर्ग येलो एंजाइम ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। ये होते हैं तो हीट स्टेबल होते हैं, हीट पर भी स्टेबल होते हैं। डिफिशियंसी होते हैं चाइलोसिस, ग्लोसाइटिस, फिशरिंग, फिर है मैजेंटा टंग, केराटाइटिस, कंजक्टिविटीज, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, फिर सेबरेहिक डर्माटाइटिस। तो यहाँ पर है नॉरक्रोमिक नॉर्मेसाइटिक एनीमिया जो होते हैं इसी के द्वारा होते हैं। तो नॉर्मोक्रोनिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया राइबोफ्लेविन B1 के कमी से। तो B2 याद रखना, जैसे 2C, B2 2C, तो ये जो होते हैं कैलोसिस, कॉर्नियल और फिर नीवोवास्कुलराइजेशन इसके कमी से होता है। उसके बाद यहाँ पर है B3, इसी में है, तो B3 नॉट स्ट्रिक्टली विटामिन, ये तो खासकर यह पूरी तरीके से विटामिन नहीं है। कैन बी मतलब सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफान से ये बन सकता है। डिफिशियंसी होता है पेलेग्रा विथ क्लासिक ट्राइड ऑफ डायरिया, फोटोसेंसिटिव डर्माटाइटिस, फिर है यहाँ पर डिमेंशिया, डिप्रेशन, मतलब साइकोसिस, इनसोम्निया, डेलीरियम, डेथ इन एडवांस केसेस। तो 5D का मतलब तो जान ही चुके हो, तो यहाँ पर देखे थे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगुलर स्टोमेटाइटिस ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी, डोंट फॉरगेट योर PNR, इट कैन कॉज स्टोमेटाइटिस। तो मतलब पायरिडॉक्साइन, नियासिन, राइबोफ्लेविन से ये हो सकते, देख सकते हो होठ के दोनों साइड किस तरीके से ये हो जाता है। तो यहाँ पर यही हो गया ये वाला डिजीज, जिसको कहते हैं एंगुलर मतलब स्टोमाटाइटिस। तो ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी ये तीनों के कमी से होते, विटामिन B1, B2, B3। तो आयरन डिफिशियंसी और जो यहाँ पर होते हैं कैंडिडायसिस, तो ये सब होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, उस तो देख ही चुके हैं, नियासिन जो डिफिशियंसी होता है 4D या 5D ऊपर देखे थे। डर्माटाइटिस, डायरिया, डेमेंशिया, डर्माटाइटिस, डेथ, ये 4D याद रखना है। तो इसको तो थोड़ा गौर से पढ़ना है, तो आप आगे देखेंगे। 5 के बारे में अब जानेंगे। तो विटामिन 5 को पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। तो विटामिन 5 के बारे में जो भी बातें आप उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो पैंटोथेनिक एसिड कंटेंस, तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे इसका केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि विटामिन 5 का केमिस्ट्री क्या है, उसमें कौन कौन स्ट्रक्चर मिलकर बने होते हैं। फिर कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर है अलग अलग तरीके के कि इसमें कौन सी में कन्वर्ट कर देता है विटामिन 5। जैसे फैटी एसिड है तो फैटी एसिड से वह कन्वर्ट करा देता है, TCA साइकिल फैटी एसिड सिंथेसिस करता है। फिर पायरुवेट से जो एसिटिल कोएंजाइम रहता है तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। तो ये सब थोड़ा याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर है कि डिफिशियंसी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड, अगर पैंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन 5 की डिफिशियंसी हो तो क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ पैंटोथेनिक एसिड। तो सोर्स ऑफ पैंटोथेनिक एसिड ये वाला है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ पैंटोथेनिक एसिड में ये सब चीज़ आता है। तो यही पैंटोथेनिक एसिड के बारे में इतनी ही बातें जानना है। तो पैंटोथेनिक एसिड में देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इसका केमिस्ट्री देख लीजिए। तो पैंटोथेनिक एसिड कंटेन्स बीटा एलिनिन एंड डी पैंटोइक एसिड इसमें होते हैं। पैंटोथेनिक एसिड एंड बीटा में मरकैप्टो
बीटा मरकैप्टोथैनोलेमाइन मतलब थैनोलेमाइन इसमें होते हैं पार्ट्स ऑफ कोएंजाइम ए, ये दोनों कोएंजाइम के पार्ट है। तो पैंटोथेनिक एसिड एंड ये जो देखते हैं दोनों कोएंजाइम ए के पार्ट है। तो द कोएंजाइम ए कंटेंस न्यूक्लियोटाइड, तो ये बात ध्यान रखना है। जैसे कि पैंटोथेनिक एसिड कौन कौन चीज़ से मिलकर बना होता है, तो पैंटोइक एसिड एंड बीटा एलिनिन। कम से कम ये स्ट्रक्चर याद हो या ना हो, लेकिन ये याद रख लीजिए कि पैंटोइक एसिड इसमें होता है और बीटा एलिनिन भी प्रेजेंट होता है इसमें। तो पैंटोथेनिक एसिड वही होता है। अब यहाँ पर है एसिटिल को एंजाइम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की बहुत आवश्यकता है। स्ट्रक्चर ऑफ को एंजाइम ए का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर को। तो इसमें एसिटिल को एंजाइम में इतना सारा स्ट्रक्चर रहता है, जैसे एसिटिल ग्रुप, फिर बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एमाइन, फिर पैंटोथेनिक एसिड, फिर ये फॉस्फोराइलेटेड एडीपी की ज़रूरत होता है। ये एसिटिल को एंजाइम में इतना है। अगर सिर्फ को एंजाइम की बात करते हैं तो को एंजाइम ए में कौन कौन चीज़ है ये ध्यान रखना है। जैसे कि बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एमाइन है, फिर पैंटोथेनिक एसिड है, फिर फॉस्फोराइलेटेड एडीपी है। तो इतना सारा चीज़ इसमें प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रख लीजिए कोएंजाइम ए में इतना सारा चीज़ होता है। तो इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिलकर कौन चीज़ बना होता है। तो फॉस्फोराइलेटेड एडीपी का स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं, इतना सारा चीज़ की ज़रूरत होता है। तो उम्मीद है ये आप कम से कम इतना याद रख लेंगे कि एसिटिल को एंजाइम ए में कौन कौन चीज़ प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फोराइलेटेड एडीपी कोएंजाइम ये सब प्रेजेंट होता है। तो एक बार ध्यान से देख लेंगे कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड। तो इतना सारा कोएंजाइम एक्टिविटी करता है पैंटोथेनिक एसिड में। जैसे इंपॉर्टेंट कोएंजाइम डेरिवेटिव्स आर हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए, सुसाइनिल कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए, एसिल कोएंजाइम ए। तो इम्पोर्टेंट कोएंजाइम ए का डेरिवेटिव यानी कि उसी का थोड़ा सा अलग अलग लेकिन उसी से डेरिवेटिव है, ये सभी है। एसिटिल कोएंजाइम ए, सुसाइनिल कोएंजाइम ए, HMG कोएंजाइम ए एंड एसिल कोएंजाइम ए। तो कोएंजाइम ए इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स। फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स में ये सब होता है। तो पायरुवेट कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस मतलब ये सब मिलकर ये सब का फॉर्मेशन करता है एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस CO2 प्लस NADH। तो ये बात तो आपको खुद रटना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला ज़्यादा बात ही नहीं है, खासकर रटने जैसा बात है। जैसे कि पायरुवेट प्लस कोएंजाइम ए प्लस NAD प्लस ये तीनों मिलता है तो एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बन डाइऑक्साइड और NADH का फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरे रिएक्शन होने में एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान रखना है। तो बस थोड़ा सा बात आपको रटना है तो रट लीजिएगा। उसके बाद ये भी बात और है। तो एसिटिल को एंजाइम ए पुल, तो एसिटिल को एंजाइम ए इतना सारा चीज़ होता है। जैसे कि फैटी एसिड है तो फैटी एसिड होता है और इसमें एसिटिल को एंजाइम ए हेल्प करता है, यानी कि फैटी एसिड से यह इसमें कन्वर्ट करने में मदद करता है। कौन चीज़ में? TCA साइकिल और फैटी एसिड सिंथेसिस करता है। तो जब ये होता है पायरुवेट जो होता है वह एसिटिल कोएंजाइम की मदद से वह कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर एस्टेरॉइड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एसिटिल कोएंजाइम देख रहे हैं कितना बड़ा रोल है हमारे बॉडी में, अलग अलग तरीके से अलग अलग वह कन्वर्ट कर रहा है। ल्यूसिन एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स ये सब होते हैं, तो ये सब कीटोन बॉडीज, फिर एसिटिल कोलाइन, फिर डिटॉक्सिफिकेशन में यह कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो इतना सारा याद रखना है। अब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है वह TCA साइकिल में कन्वर्ट होता है, चाहे ऑड चेन फैटी एसिड हो, यह ग्लूकोज नियोजिनेसिस में होता है। और फिर ऑड चेन फैटी एसिड ही एसिटिल को एंजाइम पूल के माध्यम से वह पोरफायरिन्स में कन्वर्ट होता है। फिर है कि थ्रियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, चाहे मिथायोनिन, ये सब भी अलग अलग तरीके से कन्वर्ट होता है। एक्टिवेशन ऑफ एसिटो एसिटेट डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो देख ही रहे किस तरीके से। अब डिफिशियंसी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड, अगर पैंटोथेनिक की कमी हो तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है? तो बर्निंग फूड सिंड्रोम इज मैनिफेस्टेड एज
पारास्थेसिया यानी कि बर्निंग, लाइटनिंग पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज और स्टैगर्ड गैट वाला जगह में आपको ये होगा बर्निंग फुट सिंड्रोम। तो पैर में दर्द होने लगता है तो वही बर्निंग यानी कि लाइटनिंग पेन, दर्द होगा ये सब। सोर्स ऑफ पैंटोथेनिक एसिड क्या खाएंगे तो विटामिन 5 हमें प्राप्त होगा। तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल में पूरे अच्छे तरीके से फैले हुए हैं। जैसे मोर ओवर इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा बनता है पैंटोथेनिक एसिड। Moreover, it is synthesized by the normal bacterial flora in intestine. तो therefore deficiency is very rare. तो इसलिए डिफिशियंसीज का बहुत ही कम होता है क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में तो ये बन ही जाते हैं। इसीलिए ईस्ट, लिवर एंड एग्स आर गुड सोर्स। अगर खाते हैं एग्स, गुड्स, एग्स, फिर ईस्ट, लिवर, ये सब अच्छे सोर्स है पैंटोथेनिक एसिड का। रिक्वायरमेंट पैंटोथेनिक होता है 10 मिलीग्राम पर डे यानी कि 10 मिलीग्राम पर डे आवश्यक होता है, किसी तरीके से हमारे बॉडी में जाना चाहिए। तो पैंटोथेनिक एसिड के बारे में मेन कम से कम ये बात इतना पता ना चाहिए कि इंडोजीनियसली सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियल फ्लोरा इन द इंटेस्टाइन। फिर है विटामिन दैट कंटेंस बीटा एलिनिन, इसमें बीटा एलिनिन प्रेजेंट होता है। डिफिशियंसी के बात करते तो बर्निंग फूड सिंड्रोम और न्यूट्रिशनल मिलाजिया और पेरिफेरल नर्व डैमेज हो सकता है पैंटोथेनिक एसिड की कमी से। उसके बाद विटामिन 6 की बात कर रहे हैं तो विटामिन 6 में अभी देखेंगे हम सबसे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायोकेमिस्ट्री में हमें केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता होती है और बायो यानी कि दोनों के मिला जुला बात को जानना पड़ता है। तो विटामिन 6 में सबसे पहले केमिस्ट्री देखेंगे। तो विटामिन 6 इज द टर्म अप्लाइड टू अ फैमिली ऑफ 3 रिलेटेड कंपाउंड्स। 3 टर्म से रिलेट कर सकते हैं जैसे कि पायरो मतलब पायरिडोक्साइन जो अल्कोहल से रिलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद पायरिडोक्सल जो कि एल्डिहाइड से आप ये कर सकते हैं। उसके बाद पायरिडोक्सेमाइन जो कि एमाइन से रिलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग तरीके के ये विटामिन B6 का फैमिली है। मतलब एक्टिवेट्स फॉर्म ऑफ पायरिडोक्साइन इज पायरिडोक्सल फॉस्फेट, ये आप ध्यान रख लीजिए। एक्टिवेट फॉर्म ऑफ पायरिडोक्साइन जो है वह पायरिडोक्सल फॉस्फेट का ये रूप होता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ पायरिडोक्साइन जो होता है विटामिन B6 का नाम पायरिडोक्साइन है, उसका एक्टिवेट फॉर्म पायरिडोक्सल फॉस्फेट है जिसको PLP भी कहते हैं। तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर आप गौर से देखेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, सब में ये चेन मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो होता है। जैसे पायरिडीन हो गया, फिर यहाँ पर पायरिडोक्साइन हो गया, पायरिडोक्सेमाइन हो गया, पायरिडोक्सल हो गया, फिर पायरिडोक्सल फॉस्फेट हो गया। तो सभी में रिंग है और एक नाइट्रोजन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। इसको गौर से 2 बार ड्रॉ कर लेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। जैसे पायरिडीन कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर पायरिडोक्साइन कहने का यहाँ पर इतना सारा ग्रुप मिल जाता है जैसे CH2OH CH2OH और HO, उसके बाद H3C। फिर एमाइन है तो एमाइन में यहाँ पर मेन आ जाता है, देख ही रहे हैं CH2NH2 जुड़ गया। बात बाकी ये तीनों स्ट्रक्चर तो सिमिलर है। फिर इस तरीक़ा से ये तीनों स्ट्रक्चर सिमिलर है, यहाँ पर अल लग गया तो एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। उसके बाद पायरिडोक्सल फॉस्फेट हो गया PLP, तो यहाँ पर फॉस्फेट वाला भाग प्रेजेंट हो गया और क्योंकि अल जुड़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर CH भी जुड़ गया। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप गौर से देखेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। वैसे स्ट्रक्चर कोशिश कीजिए याद रहे तो अच्छा रहेगा। फंक्शन ऑफ थियामिन एंड पायरिडोक्साइन, थियामिन जानते हैं कि ये विटामिन B1 का नाम है। तो फंक्शन ऑफ थियामिन एंड पायरिडोक्साइन की बात करते तो थियामिन फॉस्फेट जिसको TPP कहते हैं, TPP इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होता है। कार्बोहाइड्रेट के जितने भी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। पायरिडोक्सल फॉस्फेट की बात करते हैं तो PLP इज इन्वॉल्व इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो पायरिडोक्सल फॉस्फेट इन्वॉल्व इन एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, तो ये ध्यान रखना है कौन कौन सी में हेल्प करता है। तो पायरिडोक्सल फॉस्फेट
और थियामिन फॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट में और पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में करता है। तो फंक्शन ऑफ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट ये सब करता है तो अलग अलग तरीके के, जैसा कि ट्रांसएमाइनेशन फिर डीकार्बोक्सिलेशन। अगर पैरामेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रांसएमाइनेशन में हेल्प करता है, उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है, फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स में हेल्प करता है, फिर हीम सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ नियासिन में मदद करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हेल्प करता है। लेकिन आप उससे थोड़ा हायर स्टडी करना चाहते तो आपके लिए ये भी काम आ जाएगा। जैसे कि ट्रांसएमाइनेशन में देखे थे कि यहाँ पर दिस रिएक्शन आर कैटालाइज्ड बाय एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, विच इम्प्लॉयज PLPH को एंजाइम। जैसे एग्जांपल में एलिनिन प्लस अल्फा कीटोग्लूटरेट जब ये होता है उसमें एंजाइम एलिनिन ट्रांसएमाइनेज हेल्प करता है, तो उसमें पायरुवेट प्लस ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देख लिए ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन में देखते हैं तो बस जो कार्बन वाला भाग है वह रिमूव हो जाता है, तो इसमें ग्लूटामेट से गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड यानी कि GABA कहते हैं, ग्लूटामेट से गाबा बनता है। गाबा इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर करने नहीं देता अगर गाबा का फॉर्मेशन होता है। तो एंड B6 अगर डिफिशियंसी होता है तो इन चिल्ड्रेन कॉन्वल्जन्स में अगर ये मतलब अलग अलग तरीके की परेशानियां कर सकती है अगर विटामिन B6 अगर बॉडी में नहीं रहेगा, तो इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशन वही होता है। हिस्टिडीन से हिस्टामिन का फॉर्मेशन होता है, तो विच इज़ द मेडिएटर ऑफ एलर्जी को मेडिएट करने वाला ये होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, जैसे होमोसिस्टीन हो गया और सेरिन, ये जब दोनों मिलता है तो उस समय एंजाइम सिस्टेथायोनिन सिंथेस का हेल्प लेता है, तो इसमें सिस्टाथायोनिन का फॉर्मेशन होता है। उसमें एंजाइम सिस्टाथायोन सिंथेस एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो होमोसिस्टीन प्लस सेरिन मिलकर ये फॉर्मेशन होता है। तो द रिएक्शन रिक्वायर्ड PLP, तो द रिएक्शन रिक्वायर्ड PLP हैंस इन द विटामिन B6, तो होमोसिस्टीन इन ब्लड इंक्रीज हो जाएगा। अगर B6 की कमी होगा बॉडी में तो हमारे बॉडी में होमोसिस्टीन की मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि सिस्टाथायोनिन का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। देयरफॉर पायरिडॉक्साइन इज यूज्ड इन होमोसिस्टीनेमिया में यूज किया जाता है। पायरिडॉक्साइन का यूज करते हैं हम होमोसिस्टीनेमिया में। उसके बाद हीम सिंथेसिस, हीम मतलब जिसके कारण रेड होता है, तो वो सिंथेसिस करने में मदद करता है। तो एमिनो ल्यूबिलिनिक एसिड जिसको LALA कहते हैं, सिंथेस इज अ PLP डिपेंडेंट एंजाइम। सो इन B6 डिफिशियंसी एनीमिया में भी सीन, अगर B6 की कमी होता है तो एनीमिया भी दिख सकता है, क्योंकि हीम सिंथेसिस होगा ही नहीं B6 की कमी से, तो इसलिए दिक्कत हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर है कि फंक्शन ऑफ नियासिन, नियासिन विटामिन B3 का नेम है, तो PLP इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ नियासिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान से नियासिन का फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है पायरिडॉक्साइन यानी कि B6। तो वन विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस एंड अदर विटामिन बनाने में इसमें हेल्प हो रहा है। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस के बात करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो यहाँ पर है कि फॉस्फोराइलेज एंजाइम यानी कि ग्लूकोज, यहाँ पर देख रहे हैं ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जब बनता है तो इसमें PLP का आवश्यकता पड़ता है, तो ग्लूकोजिनोलाइसिस में ये देखते हैं। अब बात करते हैं डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ पायरिडॉक्साइन, तो डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन में देखते हैं अगर कमी होगा पायरिडॉक्साइन का मतलब पायरिडॉक्साइन का, तो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम होगा, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, उसके बाद हिमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, इतना सारा दिक्कत आपको हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है। तो
इन चिल्ड्रेन कॉन्वल्जन ड्यू टू डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ गावा, यानी कि गावा का फॉर्मेशन की कमी हो जाएगा तो इसके कारण आपको न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होगा। तो पीएलपी इज इन्वॉल्व इन द सिंथेस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स फॉर्मेशन में मदद करता है पीएलपी, और इसी के कारण बी6 डिफिशियंसी लीड्स टू डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स एंड कंसिक्वेंट पेरिफेरल न्यूराइटिस को यह कर देता है। B6 की कमी होगा तब पीएलपी इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्फिंगोलिपिड, तो स्फिंगोलिपिड होगा। B6 डिफिशियंसी, अगर B6 की कमी होगा तो डीमाइलेशन कर देता है, यानी कि माइलिनेटेड वाला भाग प्रेजेंट होता है जो नर्व में, वो धीरे धीरे हट जाएगा और कंसिक्वेंट पेरिफेरल न्यूराइटिस कर देगा, यानी कि उसमें इन्फेक्शन कर देगा न्यूरॉन में। तो कितना नुकसान होगा समझ ही सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में यह होता है। उसके बाद है डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। तो डर्मेटोलॉजिकल नाम से पता चला कि डर्मिस लेयर वाला भाग है, उसी के बारे में यहाँ कह रहा है। तो B6 डिफिशियंसी इन टर्न लीड टू नियासिन डिफिशियंसी, तो B6 डिफिशियंसी इन टर्न लीड टू नियासिन डिफिशियंसी विच इज मैनिफेस्टेड एज पेलेग्रा, पेलेग्रा जिसको कहते हैं। ये अनदर मैनिफेस्टेशन इज द इरेगुलर इंडेंटेशंस इन नेल, तो इस तरीके से ये भी हो जाता है। तो डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन यही होता है। तो नियासिन से पेलेग्रा होता है और इरेगुलर इंडेंटेशन भी हो जाता है नेल में। तो देख रहे किस तरीके से लाइन आपके नेल में हो जाएगा, ये छूटेगा ही नहीं मतलब। तो यही है इरेगुलर इंडेंटेशन इन नेल में। डायटी सोर्स बिटवीन B6 का हो गया, जैसे रिच सोर्स एकदम अच्छा सोर्स है तो वह ईस्ट, राइस पॉलिशिंग, व्हीट जर्म्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स, ऑयल सीड, एग, मिल्क, मीट, फिश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये हो गया। रिक्वायरमेंट देखते हैं विटामिन B6 का, तो एडल्ट के लिए चाहिए 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, जो एडल्ट होते हैं उसको 1 से 2 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और जब प्रेगनेंसी हो तो प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, एंड लैक्टेशन के लिए बस थोड़ा सा मात्रा पड़ जाता है। तो रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए विटामिन B6 का। टॉक्सिसिटी देखते हैं तो डोजेज ओवर 100 ग्राम में भी, अगर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो ये सेंसरी न्यूरोपैथी कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो पायरिडोक्साइन ध्यान रखना है, डिफिशियंसी से इतना सारा होता है। तो देख चुके हैं कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी पर्सनालिटी चेंजेस में आ जाएगा, जैसे डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन हो जाएगा। और विटामिन B6 की कमी होगा तो कन्वर्जन हो जाएगा। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आप में देखने को मिलेगा। तो नाम से पता चलेगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स दिखाई देगा, फिर ऑक्जुलेरिया, होमोसिस्टिनूरिया, फिर जैंथायूरेनिक एसिडूरिया, ये सब अलग अलग तरीके के हो जाएगा। और विटामिन B6 की कमी होगा आप में। तो अब विटामिन B6 के बारे में हम जानेंगे। तो विटामिन B6 के बारे में, इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होते हैं फ्यूज्ड विथ थायोफेन रिंग। तो सबसे पहले हमेशा ये बात कहते हैं कि आपको केमिस्ट्री आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री थोड़ा रटने वाला बात है, बाद बाकी आप ऐसे ही जनरल आप दिमाग लगाकर वो सब लिख सकते। तो बायोटिन में चर्चा करेंगे तो इमिडाजोल रिंग जो होता है उसके साथ एक थियोफेन रिंग भी प्रेजेंट होता है। तो देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिन में ये देख रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था, यहाँ पर सल्फर है, COOH है, ये एपोएंजाइम लाइसिन है। तो बस एक दो बार ड्रॉ कर लीजिए कहाँ पर कौन सा है। तो इमिडाजोल रिंग ऊपर प्रेजेंट है, ये देख रहे हैं, और नीचे वाला ये थियोफेन रिंग प्रेजेंट है। तो एक बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए अच्छा से। और यही स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिन का है, दोनों रिंग मिलकर बना होता है। अगर इतना ना हो तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि इसमें इमिडाजोल रिंग और थियोफेन रिंग, ये दोनों रिंग प्रेजेंट होता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ बायोटिन। तो बायोटिन एक्ट एज कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बायोटिन जो होता है कोएंजाइम के लिए वर्क करता है। वो कौन सी में वर्क करता है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो उसी में बायोटिन अपना काम करता है। तो कोएंजाइम एक्टिविटी ऑफ, ये देखें।
तो बायोटिन एंटागोनिस्ट यानी कि बायोटिन से कौन कौन इसका एंटागोनिस्ट है, मतलब इसका विपरीत वाला बात है। तो एविडीन जो देखते हैं प्रजेंट, एविडीन अ प्रोटीन प्रजेंट इन एग वाइट हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी टू बायोटिन, उसको बायोटिन से एकदम अच्छे से एफिनिटी होते हैं। इन टेक ऑफ रॉ यानी कि अनबॉइल्ड एग जो होते हैं में कॉज बायोटिन डिफिशियंसी, क्योंकि उसके अंदर एविडिन आ चला जाएगा आपके अंदर। अगर अंडे को अगर सही तरीके से आप नहीं खाएंगे, मतलब अनबॉइल्ड ही आप उसको खा जाएंगे, तो आपके अंदर एविडिन आ जाएगा। एविडिन आ जाने की वजह से आप में बायोटिन की कमी हो जाएगी, मतलब विटामिन B7 की आप में कमी हो जाएगी। तो एविडिन इज़ अ हीट लेवल एंड बॉइलिंग ऑफ द एग विल न्यूट्रलाइज द इनहिबिटरी एक्टिविटी को यह न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। एग वाइट कंटेंस एविडीन एंड द एग यॉक कंटेन बायोटिन उसमें होते हैं। तो एविडीन जो देख लिए कि हीट लेवल एंड बॉइलिंग ऑफ एग होते हैं इसमें। तो एविडिन इज हीट लेवल यानी कि एविडिन जो एक तरीके के प्रोटीन है जो कि एग में प्रेजेंट होता है। तो वह हीट के जब उसको गर्म करेंगे यानी कि हीट करेंगे तो वह अपना चेंज भी कर लेगा। तो एग विल न्यूट्रलाइज द इनहिबिटरी एक्टिविटी। एग वाइट कंटेंस एविडिन एंड एग यॉक जो उसके अंदर के मांस होता है उसमें बायोटिन प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत आसान है। तो ये बायोटिन का एंटागोनिस्ट एविडिन था। तो एविडिन बायोटिन सिस्टम इज कॉमनली यूटिलाइज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे यानी कि इलिसा टेस्ट जिसको कहते हैं। तो एविडिन बायोटिन सिस्टम का यूज अच्छे तरीके से किया जाता है एलिसा टेस्ट के लिए, पैथोजेन को पहचानने के लिए। तो यहीं पर ये देख रहे हैं। अब डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन की बात करते हैं। अगर बायोटिन की कमी अगर कैसे मतलब डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन में है कि डिफिशियंसी इज सीन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स का अगर हम लंबे समय तक यूज करते हैं तो इससे डिफिशियंसी हो जाएगा। सिम्टम्स के बात करें तो सिम्टम्स में जैसे डर्माटाइटिस हो यानी कि स्किन आपका अलग तरीके से हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन टाइप के हो जाएगा। उसके बाद एट्रोफिक ग्लोसोटिस मतलब ये मतलब जीभ एकदम लंबा निकल जाएगा, मतलब जीभ में आपको निशानी दिखाई देगा। तो एट्रोफिक ग्लोसाइटिस वही हो गया। उसके बाद हाइपर यहाँ पर है एस्थेसिया। हाइपर एस्थेसिया मसल्स पेन होने लगेगा, मतलब मसल्स दर्द करेगा। फिर एनोरेक्सिया एंड हेलुसिनेशन यानी कि मति भ्रम होने लगेगा, बुद्धि में अजीब अजीब ख्याल आने लगेगा। तो ये बायोटिन की कमी से ये सब होता है, सिम्टम्स ये सब है। डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन में भी इन मैनिफेस्टेड बाई स्प्लिट नेल्स यानी कि देख रहे हैं नाखून किस तरीके से यहाँ पर टूट रहा है। तो इससे भी पता चल जाएगा। अगर ऐसा सिम्टम्स आए तो कोशिश कीजिए बायोटिन की मात्रा को बढ़ा लें। तो इसका रिक्वायरमेंट कितना है, 30 से 40 माइक्रोग्राम विल मीट द डेली रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट। 30 से 40 ग्राम जरूरी है एडल्ट के लिए। तो आप उसी तरीके से इसको खाएंगे तब वो सब कमजोरी ठीक हो जाएगा। आप सोर्स ऑफ बायोटिन की बात करते तो सोर्स ऑफ बायोटिन में तो देख लिए कि नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द गट विल प्रोवाइड एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ बायोटिन को हमारे बॉडी में फॉर्मेशन कर देता है। लीवर ईस्ट पीनट सोयाबीन मिल्क एग यॉक आर रिच सोर्स, ये सब अच्छे सोर्स है, बहुत अच्छे सोर्स है बायोटिन का। तो बायोटिन की कमी ना हो इसके लिए कोशिश कीजिए ये सब खाने का। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉलिक एसिड। तो बायोटिन विटामिन B7 था। अब फॉलिक एसिड की बात करते हैं हम। विटामिन B9 को कहते हैं, B8 तो होता ही नहीं है। तो फॉलिक एसिड में ये देखने को मिलता है। तो हमेशा केमिस्ट्री आपको याद रखना ही होगा, जैसे कि फॉलिक एसिड विटामिन B9 का नाम है विटामिन B9 का। तो स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिक एसिड में इतना पता होना चाहिए कि प्रोटोवाई ग्लूटामिक एसिड और फॉलिक एसिड ये स्ट्रक्चर हो गया। उसमें मतलब टेरोइक एसिड फिर ग्लूटामिक एसिड ये दोनों मिलकर बना होता है टेरोग्लूटामिक एसिड और फॉलिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और उसके बाद टेरिडीन पावा। तो कोशिश कीजिए एक कम से कम 2 बार डायग्राम को ड्रॉ कर ले और तब उसके बाद ये रखें। नहीं तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर देख रहे हैं, ये
टेरिडीन स्ट्रक्चर और पावा मिलकर फॉर्मेशन करता है ये इस वाला स्ट्रक्चर को, यानी कि टेरोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और इस साइड जो देख रहे हैं यह ग्लूटामिक एसिड है, ये पूरे ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर है। पावा और टेरिडीन मिलकर टेरोइक एसिड का फॉर्मेशन करता है, टेरोइक एसिड मिलकर ग्लूटामिक एसिड दोनों साथ में मिलता है तो टेरोवाई ग्लूटामिक एसिड या फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो कम से कम इतना पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भले याद हो या ना हो। अब यहाँ पर ये फंक्शन कैसे करता है, तो फंक्शन ये पहले बताया कि केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री थोड़ा रटने वाला बात है, जो रिएक्शन हो तो ये आप खुद से करेंगे। जैसे फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड से यह 7,8 डाई हाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होना चाहता है तो वहाँ पर फॉलेट रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है और उसमें NADPH प्लस हाइड्रोजन जो होता है वह NADP प्लस में कन्वर्ट होता है, तब 7,8 डी हाइड्रोफोलिक एसिड बनता है फॉलिक एसिड से। तो फिर 7,8 डी हाइड्रोफोलिक एसिड है, फिर यहाँ पर उसी तरीक़ा से होता है फॉलेट रिडक्टेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और NADPH प्लस H प्लस यह जो NADP प्लस में कन्वर्ट होता है तब 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसको THFA कहते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यहाँ पर ये देख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड किस तरीके से बनता है। तो थोड़ा रटने वाला बात है तो थोड़ा रटना तो पड़ेगा ही। उसके बाद कोएंजाइम फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड किस तरीके से इसका कोएंजाइम होता है। तो THFA तो ऊपर देखे ही हैं, मतलब ऊपर देख चुके हैं THFA का यहाँ पर कि क्या होता है। तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड इज़ द कैरियर ऑफ वन कार्बन ग्रुप, यानी कि एक कार्बन जो ग्रुप होता है कार्बन ग्रुप का एक तरीके से कैरियर की तरह वर्क करता है THFA। तो कोएंजाइम फंक्शन ऑफ फॉलिक एसिड में ये देख रहे हैं कि THFA इज़ द कैरियर ऑफ वन कार्बन ग्रुप्स। द फॉलोइंग ग्रुप्स आर वन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि एक कार्बन कंपाउंड्स किस में होता है, ये सब नीचे ग्रुप दिया हुआ उसमें, जिसमें मिथाइल हो गया, फॉर्मिल हो गया, फिर मेथिनिल हो गया, मिथाइलिन हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया। तो ये सब पता होगा। मिथिनिल मतलब मिथाइल का तो पता होगा CH3 होता है, उसके बाद फॉर्मिल का पता होगा CHO हो जाएगा, उसके बाद मिथाइनिल आ गया तो CH, फिर उसके बाद मिथाइलिनिल मतलब मिथाइलिन में देख रहे हैं CH2। तो बस थोड़ा ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सी मिथाइल में CH2OH है। तो वन कार्बन कंपाउंड्स ये सभी में था। तो दीज वन कार्बन कंपाउंड्स आर अटैच टू आइदर 5th और टू द 10th और डी बोथ 10 नाइट्रो मतलब बोथ 5th एंड 10th नाइट्रोजन आइटम्स ऑफ THFA में यह जुड़ेगा। 5 या 10 में 5वां या 10वां जगह पर ऐड होने का चांस है, चाहे यह दोनों जगह पर भी ऐड हो सकता है। तो यही यहाँ पर है वन कार्बन आइटम। ये जो देखिए इतना सारा कार्बन आइटम के बारे में बात चल रहा है। तो द मिथाइल ग्रुप जो N5 मिथाइल THFA इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्टिव मिथायोनिन विच टेक पार्ट इन ट्रांस मिथाइलेशन रिएक्शन में मदद करता है। तो मिथाइल ग्रुप इन N5 मिथाइल THFA इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्टिव मिथायोनिन विच टेक पार्ट इन ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। तो ये ध्यान रखना है, सच ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाइन, फिर इपिनेफ्रिन, क्रिएटिनिन ETC को बनाने में मदद करता है ट्रांसमिथाइलेशन। तो यहाँ पर ये सब स्ट्रक्चर देखे हैं। तो N5N10 मिथाइनिल THFA द वन कार्बन यूनिट जिसको रेड रिंग इज अटैच्ड टू द N5 एंड N10 ग्रुप्स, ब्लू रिंग्स ऑफ टेट्राफॉलिक एसिड ये होते हैं। तो यहाँ पर देख लिए N5N10 मिथाइलिन THFA ये स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखें, अगर याद हो तो अच्छा, नहीं तो स्ट्रक्चर उतना वो कोई ज़रूरी भी उतना नहीं है लिखने के लिए एग्जाम में, क्योंकि याद होता ही नहीं है। कॉजेज ऑफ फॉलेट डिफिशियंसी, यानी फॉलिक एसिड डिफिशियंसी आपको कैसे पता चलेगा, मतलब प्रेगनेंसी में ये पता चलता है कि वेयर रिक्वायरमेंट इंक्रीज्ड, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बेबी अंदर पल रही होती है तो उनको भी ज़रूरत होता है भोजन का, इसलिए प्रेगनेंसी में फॉलेट जो होते हैं फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाता है। तो वेयर रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड होता है प्रेगनेंसी में। वहीं पर ड्रग्स की बात करें तो एंटी
कॉन्वर्जेंट ड्रग विल इनहिबिट द इंटेस्टाइनल एंजाइम को इनहिबिट करता है, सो दैट फॉलेट एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इसके कारण भी ये कारण है फॉलेट डिफिशियंसी का। उसके बाद है होमोलाइटिक एनीमिया जब होता है तो उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड बिकम मोर, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है। तो जब यहाँ पर ये होंगे तब हीमोलाइटिक एनीमिया। अब डाइटरी डिफिशियंसी की बात करते तो एब्सेंस ऑफ वेजिटेबल्स इन फूड फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स, बहुत लंबे समय से अगर आपके भोजन में अगर ये विटामिन B9 नहीं है तो फिर ये फॉलेट डिफिशियंसी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद फॉलेट ट्रैप में ये देखते हैं कि द only way of regeneration of the THFA is homocysteine methyl transferase with the help of vitamin B12. When B12 is deficient, this reaction cannot take place leading to folate deficiency. तो यहाँ पर देख ली कि फॉलेट जो हुआ वह ट्रैप हो गया। तो किस तरीके से ओनली वे ऑफ रिजेनरेशन ऑफ फ्री THFA इन होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज विद द हेल्प ऑफ विटामिन B12। और वहीं पर B12 के मदद से अगर B12 की कमी हो जाए तो कैसे यह फॉलेट ट्रैप हो जाएगा। तो यही है डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन में ये सब है, जैसे कि देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड DNA सिंथेसिस, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, होमोसिस्टीमिया, तो ये सब है। तो हिस्टिडीन लोड और FIGLU एक्सक्रीशन टेस्ट, तो हिस्टिडीन ब्लड मतलब हिस्टिडीन लोड टेस्ट और FIGLU एक्सक्रीशन टेस्ट में, तो हिस्टिडीन इज नॉर्मली जो होता है मेटाबोलाइज्ड टू फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, जिसको FIGLU फ्रॉम विच फॉर्म मतलब ये फॉर्मिमिनो ग्रुप इज रिमूव्ड बाय THFA ये होता है। तो हिस्टिडीन नॉर्मली मेटाबोलाइज्ड तो होते रहता है टू फॉर्म बन जाता है इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड FIGLU कहते हैं, विच मतलब फ्रॉम विच फॉर्म इम्यूनो ग्रुप इज रिमूव्ड बाय THFA। तो देयरफॉर इन फॉलेट डिफिशियंसी FIGLU एक्सक्रीटेड इन यूरिन में वह एक्सक्रीट होते रहता है। तो दिस टेस्ट इज रेयरली डन नाउअडेज, ये टेस्ट बहुत मुश्किल से ही अभी किया जाता है। सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड का सोर्स क्या है, तो इस फॉलिक एसिड का सोर्स है कि रिच सोर्स फॉलिक एसिड जैसे ईस्ट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मॉडरेट सोर्स जो हो गया वह सीरियल, पल्सेज, ऑयल, सीड एंड एग्स, ये सब लगभग ये में इसमें आता है, यानी कि मेडिएटेड में आता है। मॉडरेट में मिल्क जो होता है वह बहुत पुअर सोर्स होता है फॉलिक एसिड का। तो ये है रिकमेंडेड, यानी कि RDA बात करें तो 200 ग्राम पर माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी के लिए 400 और लैक्टेशन जो होता है तो लगभग 300 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ता है। फॉलिक एसिड थेरेपी जो होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, द थेरोपैटिक डज इच 1 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड पर डे ओरली होता है। तो इस तरीके से थेरेपी होता है कि मैक्रोसिस्टिक एनीमिया, द थेरोपैटिक डज इच 1 मिलीग्राम ऑफ फॉलिक एसिड पर डे ओरली ये होता है। तो ये थेरेपी देख लिए। अब विटामिन B12 यानी कि B9 के बाद B12 को बात करते हैं। तो B12 में इसका सबसे पहले विटामिन B12 का ये देखते हैं हम। विटामिन B12 का नेम कोबालेमिन है, तो ध्यान रखना है ये बात। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 सबका एब्जॉर्प्शन लगभग सिमिलर है, लेकिन जब आप फिजियोलॉजी में ये चैप्टर आप पढ़ेंगे डाइजेशन में, उसमें तो ये बात अच्छे से समझेंगे कि द बाइंडिंग प्रोटीन इज द इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है ऑफ कैश सेल्स, तो यही विटामिन B12 को अपने इधर बाइंड करता है, मतलब बांध लेता है, अपने साथ ले लेता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन 12 को। तब विटामिन B12 अदरवाइज नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर इस समय कहलाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर तो प्रेजेंट होता है अंदर में, तो यहाँ पर B12 जो होगा वह एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाएगा। तब इंट्रिंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के द्वारा ये सीक्रेट होता है, जो कि स्टोमक में प्रेजेंट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। द सेकेंड फैक्टर इज
कोबालोफिलिन सिक्रेटेड इन द सलाइवा में यह सिक्रेट होता है। तो ऐसे ही एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का। और यहाँ पर जो गैस्ट्रिक पेप्सिन रिलीज द विटामिन फ्रॉम प्रोटीन ऑफ द फूड एंड द B12 बाइंड कोबालोफिलिन जो पेराइटल सेल के द्वारा सिक्रेट हुआ था, तो अब उसके पास चला जाता है B12 उसके पास में। तब जब यह ड्यूओडेनम में जाता है, इन ड्यूओडेनम कोबालोफिलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय ट्रिप्सिन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस बिटवीन B12 रिलीज्ड एंड विटामिन बाइंड्स टू इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये सब यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिप्सिन के साथ फिर बाइंड करता है, तब वह रिलीज होता है और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड होता है। तो दिस इंट्रिंसिक फैक्टर B12 कॉम्प्लेक्स दोनों साथ में मिल गया, तो वही IF B12 कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन म्यूकोसल सेल्स। तो द होल IF B12 कॉम्प्लेक्स इज इंटरनलाइज्ड हो जाता है, दोनों अंदर जाता है। तब B12 इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इलियम वाइल फॉलिक एसिड इज फ्रॉम जेजुनम। तो ध्यान रखना है B12 जो होता है वह इलियम के द्वारा एब्जॉर्ब होता है एंड जो फॉलिक एसिड होता है वह जेजुनम के द्वारा होता है। तो बहुत आसान डायग्राम से द्वारा आप आसानी से समझ जाएंगे। तो B12 है यहाँ पर देख रहे हैं, और B12 यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर है, और जो देख रहे हैं ब्लू कलर का वह कोबालोफिलिन फ्रॉम सलाइवा से सीक्रेट होता है जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। दोनों एक साथ बाइंड कर गया, बाइंड करते करते अब पैराइटल सेल्स के पास आया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम पैराइटल सेल्स ऑफ स्टोमक, फिर मतलब पैराइटल सेल में जाता है तो फिर से रिलीज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर फ्रॉम पैराइटल सेल्स ऑफ। तो यही आगे चल कर देख रहे हैं कहाँ से आया, ड्यूओडेनम वाला भाग में आया। तो ट्रांसकोबालोमिन 2 और ये फिर से फैक्टर रिलीज होते रहता है। यहाँ पर आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, डायग्राम को देख लीजिए कितना आसान है। B12 इसके साथ बाइंड किया, फिर यहाँ पर आकर इस जगह पर आया, फिर यहाँ से ये रिलीज हुआ, फिर जैसे ही ये ब्लड ट्रांसपोर्ट में जाता है तो वहाँ पर भी देख रहे हैं कि ट्रांसकोबालेमिन 2 बाइंड होने के साथ साथ वह ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तब ये वाला होता है। तो टिश्यू सेल्स टेक अप ट्रांसकोबालेमिन 2 B12 कॉम्प्लेक्स थ्रू रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर जो टिश्यू को ज़रूरत होगा B12 का वो वहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ डायग्राम को आप ध्यान में रखेंगे तो आप एब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ विटामिन 12 के बारे में आप समझ जाएंगे। अब कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी के कारण क्या है। तो सबसे पहले न्यूट्रिशनल अगर सही तरीके से आप नहीं लेंगे तो B12 की कमी तो होगी ही। डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, अगर B12 खा रहे हैं और एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो विटामिन B12 की डिफिशियंसी तो होगा ही। उसके बाद गैस्ट्रिक एट्रोफी, मतलब इसके द्वारा यानी कि इन क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देयर इज जनरलाइज्ड म्यूकोसल एट्रोफी होगा, तो इससे भी आपको B12 की डिफिशियंसी होगी। प्रेगनेंसी के दौरान देखते हैं तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाता है B12 का, तो इससे भी कमी हो जाता है। तो ये 4 तरह के कारण है B12 डिफिशियंसी का। तो न्यूट्रिशनल में वही है कि द ओनली सोर्स ऑफ B12 इन वेजिटेरियन डाइट जो होता है वह कर्ड या मिल्क होते हैं एंड लोअर इनकम ग्रुप में नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, यानी कि बार बार कर्ड और मिल्क खाना, यह हायर फैमिली तो खा सकते हैं लेकिन लोअर फैमिली बार बार इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए B12 की कमी गरीब में रहता है। डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन के बात करें तो जैसे गैस्ट्रेक्टोमी यानी कि गैस्ट्रिक जो उसको काट दिया जाए, चाहे रिसेक्शन ऑफ हिलियम एंड मील एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, ये सब अगर आप में दिक्कत हो तो इसके कारण सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और तब B12 की कमी हो जाएगी। उसके बाद गैस्ट्रिक एट्रोफी में मतलब सही तरीके से गैस्ट्रिक काम नहीं करना। तो इन क्रोनिक आयरन डिफिशियंसी एनीमिया देयर इज जनरलाइज्ड म्यूकोसल एट्रोफी हो जाएगा आपको, तो इससे दिक्कत होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान तो पता है ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तो उससे भी हो जाएगा।
गैस्ट्रिक एट्रोफी के बारे में अच्छे से यहाँ से भी आप जान सकते हैं कि अ कंडीशन मार्क्ड बाय थिनिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक वाल। स्टोमक के जो वाल होता है वह पतला हो जाता है और लॉस ऑफ ग्लैंड सेल्स इन द लाइनिंग दैट रिलीज सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन में हेल्प करने वाला था वो सब्सटेंस अब रिलीज ही नहीं होगा, तो इसके कारण गैस्ट्रिक एट्रोफी हो जाएगा। तो ये सब देखे हैं कॉजेज ऑफ B12 डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन मतलब अगर ये इसकी कमी होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो इसमें है कि फॉलेट ट्रैप, यानी कि फॉलेट आप में ट्रैप नहीं होगा, आपके अंदर आ नहीं पाएगा। तो बिटवीन B12 डिफिशियंसी कॉज साइमल्टेनियस फॉलेट डिफिशियंसी, मतलब B12 की डिफिशियंसी होगा तो आपके साथ फॉलेट भी सही तरीके से आपके बॉडी में नहीं आएगा। और उसके बाद मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में ये देखने को मिलता है कि इन द पेरिफेरल ब्लड मेगैलोब्लास्ट इमेच्योर न्यूक्लिएटेड RBCs एंड हाइपर पिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर एब्जॉर्ब्ड, वो हो पाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। ये देखते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में पेरिफेरल यानी कि आसपास के जो ब्लड का ही कंपोनेंट होते हैं, तो मेगैलोब्लास्ट इमेच्योर न्यूक्लिएटेड RBC और ये सब एब्जॉर्ब हो जाता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में। ये सब पार्ट आपको दिखाई देंगे, तो यही डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन में है। उसके बाद एबनॉर्मल होमोसिस्टीन लेवल, होमोसिस्टीन लेवल भी आप में सही तरीके का नहीं रहेगा। जैसे ड्यू टू फॉलेट ट्रैप होमोसिस्टीन इज एक्यूमुलेटेड होता है लीडिंग टू होमोसिस्टीनूरिया होता है। होमोसिस्टीन लेवल इज ब्लड हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन विद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो होमोसिस्टीन लेवल अगर सही तरीके से नहीं रहेगा तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी हो सकता है, जिससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो एबनॉर्मल होमोसिस्टीन लेवल हो जाएगा अगर बिटवीन B12 की कमी होगा। तो इसलिए हर जितने भी सारे चीज़ है हर चीज़ को मेंटेन करके चलिए। डीमाइलिनेशन नाम से पता चल रहा है कि जो हमारे माइलिनेटेड नर्व होते हैं वो उसका जो कवर रहता है वो माइलिन होता है। तो माइलिन अगर बिटवीन B12 अगर नहीं रहेगा तो फिर डीमाइलेशन हो जाएगा, यानी कि वो सही तरीके से कवर कर ही नहीं पाएगा नर्व को। द एज एक्टिव मिथायोनिन इज़ नॉट अवेलेबल, एक्टिव मिथायोनिन अवेलेबल अगर नहीं होगा उसमें तो मिथाइलेशन ऑफ फॉस्फेटाइडिलिथेनोलेमाइन टू फॉस्फेटाइडिल कोलाइन इज़ नॉट एडिक्वेट, यानी कि फॉस्फेट मतलब फॉस्फेटिलिथेनोलेमाइन इथेनॉल एमाइन, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक्टिव मिथायोनिन इज़ नॉट अवेलेबल, जब डीमाइलेशन होता है तो उस समय मिथायोनिन सही तरीके से अवेलेबल नहीं होगा। तो मिथाइलेशन ऑफ फॉस्फेटाइडिल इथेनॉल एमाइन टू फॉस्फेटाइडिल कोलाइन इज़ नॉट एडिक्वेट, ये सही तरीके से फॉस्फेटाइडिल कोलाइन नहीं बनेगा। तो दिस लीड टू डिफिशियंट फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, क्योंकि माइलिन शीथ फॉर्मेशन करने में फॉस्फेट आइडिल कोलाइन ही मदद करता है और यही नहीं बनेगा तो कैसे ये हम माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए डीमाइलिनेशन एंड न्यूरोलॉजिकल लेजन्स होने लगता है। और डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन जो देखते हैं कंटिन्यूड, यही कंटिन्यूड रहता है। तो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन डैमेज टू नर्वस सिस्टम इज सीन इन B12 डिफिशियंसी बट नॉट इन फॉलेट डिफिशियंसी, मतलब B12 की डिफिशियंसी होगा तो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन होने लगेगा नर्वस सिस्टम का, लेकिन फॉलेट में वैसा देखने को नहीं मिलता है, केवल B12 की डिफिशियंसी से ये दिक्कत आता है। अब उसके बाद है एक का मतलब एक्लोरोहाइड्रिया में absence of acid in gastric juice is associated with between B12 डिफिशियंसी। B12 की डिफिशियंसी होगा तो गैस्ट्रिक जूस बनेगा ही नहीं, तो इसके कारण भी दिक्कत हो जाएगा। तो यही है। नेल में भी देखने को मिलता है कि पैरेलल रीजेस दिखाई देने लगता है नेल में, जैसा कि ये देख रहे हैं पार्ट किस तरीके से नाखून हो गया पैरेलल रीज दिखाई दे रहा है। तो इन बिटवीन B12 डिफिशियंसी मैनिफेस्टेड इन द नेल एज पैरेलल रीज, और यहाँ पर देख रहे हैं कि पेरिफेरल ब्लड पिक्चर ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि एनीमिया होगा तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट दिखाई देने लगेंगे।
नॉर्मोब्लास्ट इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आर सीन। तो जब आप ब्लड का कंपोनेंट पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यही है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में इस तरीके से दिखाई देने लगा, यानी कि बहुत सारा पार्ट। और असेसमेंट ऑफ B12 डिफिशियंसी, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कैसे पता चलता है कि B12 की कमी है। तो इसके लिए सीरम B12 लेवल चेक किया जाता है बाय रेडियो इम्यूनोएसे यानी कि RIA, और बाय इलीजा टेस्ट के द्वारा पता कर लेते हैं कि B12 की कमी है या नहीं। उसके बाद पेरीफेरल स्मीयर के द्वारा भी पता कर लेते हैं कि B12 की कमी है कि नहीं। जैसे पेरीफेरल ब्लड एंड बोन मैरो शोज टिपिकल पिक्चर ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये शो कर देता है पेरीफेरल स्मीयर। उसके बाद है मिथाइलो मैलोनिक एसिड, जो कि यूरिन में दिखाई देता है, यूरिन के द्वारा भी पता चल जाता है B12 की डिफिशियंसी है या नहीं। फिर है फॉर्मिमिनो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड FIGLU एक्सक्रीशन टेस्ट विल बी पॉजिटिव अगर हो तो इससे पता चलता है कि B12 की डिफिशियंसी है। होमोसिस्टिनुरिया एल्सो एब्जॉर्ब्ड, तो B12 डिफिशियंसी का इतना सारा तरीका है पता करने का। अब ट्रीटमेंट किस तरीके से लेंगे, तो जनरल है कि ऑल मैक्रोसाइटिक एनीमिया आर जनरली ट्रीटेड विथ फॉलेट एंड विटामिन B12। अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो उसको दिया जाता है फॉलेट एंड विटामिन B12 दिया जाता है ताकि उसका ये ठीक हो जाए। तो थेरेप्यूटिक डोज ऑफ B12 इज जो होता है वह 500 से लेकर 1000 माइक्रोग्राम बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस के द्वारा देकर ये ट्रीटमेंट किया जाता है B12 डिफिशियंसी का। उसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12, 1 से 2 माइक्रोग्राम पर डे ज़रूरत होता है, और ये जनरली है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लैक्टेशन तो यही इंक्रीज होकर 2 माइक्रोग्राम हो जाता है, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोज हु टेक फॉलिक एसिड शुड आल्सो टेक विटामिन B12, मतलब जो फॉलिक एसिड लेते हैं उनको B12 भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि एल्डरली पीपल आर एडवाइज टू टेक विटामिन B12 सप्लीमेंटेशन। डाइटरी सोर्स विटामिन B12 का है, जैसे विटामिन B12 इज नॉट प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स, तो लीवर इज द रिचेस्ट सोर्स, कर्ड इज गुड सोर्स बिकॉज लैक्टोबैसिलस कैन सिंथेसाइज्ड B12। तो कर्ड भी एक अच्छा सोर्स माना जाता है दही, क्योंकि B12 फॉर्मेशन करता है लैक्टोबैसिलस दही में, इसीलिए। तो लीवर भी है और कर्ड इसका B12 का अच्छा सोर्स है डाइटरी सोर्स में। अब बात करते हैं इंटर रिलेशन बिटवीन फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12, दोनों का रिलेशन क्या है। तो दोनों एक तरीके से एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है, मतलब विपरीत वर्क करता है। फिर भी बहुत सारे थोड़ा मोड़ा अंतर भी है, तो वो भी ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर है कि डिफिशियंसी ऑफ आइदर फॉलिक एसिड और विटामिन B12 रिजल्ट इन सिमिलर टाइप ऑफ एनीमिया, जिसमें देखें मेगलोब्लास्टिक टाइप के एनीमिया अगर दोनों की कमी हो तो ये दिखाई देता है। तो यही दोनों को तुलना कर रहे हैं, उसके बाद मतलब रिलेशन कर रहे हैं। फिर है सेकेंड में कि इन विटामिन B12 डिफिशियंसी इंक्रीज्ड फॉलेट लेवल आर एब्जॉर्ब्ड इन प्लाज्मा, अगर B12 की कमी होगा तो उसके जगह पर फॉलेट एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लाज्मा में। थर्ड है कि द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम होमोसिस्टीन, the activity of the enzyme homocysteine methyltransferase is low in B12 deficiency. So as a result, the only major pathway for conversion of N5-methyl THF to THF is blocked anybody, तो THF पुल इज रिड्यूस्ड, तो THF वह रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफॉलेट। तो एज ए रिजल्ट द ओनली मेजर पाथवे फॉर कन्वर्जन ऑफ N5-methyl टेट्राहाइड्रोफॉलेट टू टेट्राहाइड्रोफॉलेट इज ब्लॉक्ड एंड बट THF पुल इज रिड्यूस्ड, ये हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4-5 रिलेशन पता हो तो अच्छा रहेगा। इसेंशियली ऑलमोस्ट द इंटायर बॉडी फॉलेट, मतलब हमारे बॉडी के जितने भी सारे फॉलेट बिकॉम्स ट्रैप्ड एज N5-methyl THF के द्वारा वह ट्रैप्ड हो जाते हैं। एक कमी होता है तो एक बढ़ जाता है, तो दिस इज नोन एज फॉलेट ट्रैप और मिथाइल ट्रैप कहते हैं, क्योंकि सारे फॉलेट या मिथाइल उसके द्वारा वह बाइंड कर जाता है। तो
In this manner, B12 deficiency result in decreased folate coenzyme that leads to reduced nucleotide and DNA synthesis. तो अगर B12 की कमी होगा तो वही आगे चलकर फोलेट कोएंजाइम की कमी कर देगा, और फोलेट कोएंजाइम की कमी हो जाने के कारण ये रिड्यूस्ड न्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए सिंथेसिस भी सही तरीके से बॉडी में नहीं होगा। तो सबको मेंटेन करके चलना है, तो रिलेशन यही है फोलेट ट्रैप में। अब बात करते हैं विटामिन सी, जो कि ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन आते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ना तो पड़ता ही है, क्योंकि बायो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सिंथेसाइज एस्कॉर्बिक एसिड फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से यह बना लेता है ये विटामिन सी। और मैन, हायर प्राइमेट्स, ग्वानिया, पिग्स एंड बैट्स आर द ओनली स्पेसीज विच कैन नॉट सिंथेसाइज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ब्लॉक इन ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज स्टेप। तो इसमें ब्लॉक रहता, मतलब ये सब प्रोसेस नहीं होता, ब्लॉक इन ग्लूनोलैक्टोन ऑक्सीडेज स्टेप नहीं होता। इसी के कारण इसमें ये एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता। कौन कौन है? मैन, हायर प्राइमेट्स हो गया, जैसे बंदर वाला हो गया, चाहे चिंपांजी, सब प्राइमेट्स में आते हैं, या ग्वानिया पिग्स हो गया, चाहे चमगादड़ हो गए। ये इसमें एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बनता है शरीर के अंदर, बल्कि इनको कहीं और से लेने की आवश्यकता होती है। दे लैक द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। उसके बाद जीन जो होता है, जीन भी एब्सेंट होता है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड बनाने के लिए, मतलब वो नहीं होता है, तो वो सिंथेसाइज नहीं करता है, इसलिए हमारे बॉडी में एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बनता है और हम बाहर से सप्लीमेंट करते हैं। द विटामिन देयरफॉर शुड बी सप्लाइड इन द डाइट ऑफ दीज स्पेसीज। इसलिए ये सब स्पेसीज भी बाहर से ये सप्लाई किया जाता है विटामिन सी को। तो इतना देख लिया। बायोकेमिकल फंक्शन विटामिन सी का क्या है? तो बायोकेमिकल फंक्शन हमेशा कह रहे हैं कि बस यही एक दो चीज़ आपको रटना पड़ता है, नहीं तो सब थोड़ा सा बेसिक बात जानकर भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन। तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन, तो इसमें हाइड्रोक्सिलेशन एंड हाइड्रोक्सिलाइसिन आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक्स इन द कोलाजेन। कोलाजेन में ये बनाने में मदद करता है, विच गिव द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द फाइबर, यानी कि मसल्स में जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं उसको अच्छे तरीके से टेंसाइल मतलब मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। इसीलिए हमारे बॉडी में हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन होता है दोनों का। तो ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में मदद करता है विटामिन सी। तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफान टू 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान जो कन्वर्ट होता है, तो ये सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है। और सेरोटोनिन जो बनता है तो ट्रिप्टोफान हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक जो भी काम होते हैं वे सही तरीके से हो पाते। एकदम आप सभी ज्वाइंट मतलब सभी एक न एक दूसरे से यह कनेक्टेड है, तो कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्रिप्टोफान मेटाबॉलिज्म में देखते हैं तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रिप्टोफान टू 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान फॉर सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन। टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में देखते हैं तो इसमें भी मदद करता पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट टू हीमोजेनेटिक एसिड बनता है। आयरन मेटाबॉलिज्म में एस्कॉर्बिक एसिड रेसिड्यूज फेरिक आयरन टू फेरस स्टेट। तो आयरन मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड रेसिड्यू कर देता है फेरिक आयरन टू फेरस स्टेट। तो ये इस तरीके से ये इतना सारा फंक्शन है। फिर 5 है कि हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। तो रिकन्वर्जन ऑफ मीट हीमोग्लोबिन टू हीमोग्लोबिन, यानी कि मीट हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने में मदद करता है। तो ये भी फंक्शन है विटामिन सी का। विटामिन सी का ये 6th फंक्शन है कि फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है, यानी कि हेल्प्स द एंजाइम फोलेट रिडक्टेज में मदद करता है ये। स्टेरॉइड सिंथेसिस, यानी कि विटामिन सी हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बनाने में ये मदद करते हैं। द इनिशियल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज स्टेप इज इनिशिएटेड बाय द विटामिन सी। तो जब रिएक्शन वाला कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे ये 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज स्टेप स्टिमुलेटेड बाय विटामिन,
फिर है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में देखते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड स्टिमुलेट्स फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो फैगोसाइटोसिस में देखते हैं, फैगोसाइटोसिस नाम से पता चल रहा है कि विटामिन सी जो बैक्टीरिया होता है उसको भी मारने में मदद करता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड स्टिमुलेट्स फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जिस तरीके से फंक्शन करता है उसी तरीक़ा से ये भी वर्क करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं विटामिन सी में। एनिलीन डाइज आर नोन टू रिड्यूस मतलब इंड्यूस ब्लैडर कैंसर इन फैक्ट्री वर्कर। तो डेली इनटेक ऑफ विटामिन सी रिड्यूस दिस रिस्क ऑफ कैंसर का जो ये रिस्क है इससे बचने में मदद करेगा विटामिन सी। तो एनिलीन डाइज आर नोन टू इंड्यूस ब्लैडर कैंसर इन जो ब्लैडर कैंसर होने का डर रहेगा तो एनिलीन डाइज यही होता है, यह कैंसर को नहीं होने देता है। तो डेली इनटेक ऑफ विटामिन सी रिड्यूस दिस रिस्क ऑफ कैंसर। तो बहुत सारा फंक्शन इसमें से आप जितना हो सके वो आप ध्यान में रख लीजिए। डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन में अगर विटामिन सी की कमी हो तो उसे क्या क्या हो सकता है। तो सबसे मेन तो ये है स्कर्वी। स्कर्वी ग्रॉस डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन स्कर्वी। तो डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन इज नेम्ड एज इन्फेंटाइल स्कर्वी और बार्लोप्स डिजीज कहते हैं इसी को, स्कर्वी को। तो विटामिन जानते होंगे, तो विटामिन सी होता है ना, तो विटामिन सी से कौन डिजीज होता है मतलब बीमारी होता है, तो मेन स्कर्वी बीमारी होता है ना। तो स्कर्वी बीमारी में देखते हैं अगर वह बच्चे में होता है, इन्फेंटाइल स्कर्वी कहते हैं उसी को, ये बर्लोज डिजीज कहते हैं। तो स्कर्वी में क्या होता है, अगर विटामिन सी यानी कि विटामिन सी में आता है खासकर जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, नीम आंवला अचार मतलब यही सब आता है। अगर ये सब सही तरीके से नहीं खाएंगे तो देखिए इस तरीके से डिजीज होने का चांस रहता है। तो यही स्कर्वी का ये रिस्क है, जैसा कि देख रहे हैं कैसा चेहरा हो जाएगा, ये स्कर्वी का रिस्क है। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें खट्टे पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए, है ना। तो इसी तरीक़ा से यहाँ पर है, अगर ये स्कर्वी का ये है तो विटामिन सी की कमी से सबसे पहला स्कर्वी का रिस्क रहता है, ये होने का डर रहता है। सेकेंड है हीमोरेजिक टेंडेंसी। मान लेते दिमाग में हम लोग का ये चलते रहता है ना, मतलब ब्लड सर्कुलेट होते रहता है ना, अगर वही सर्कुलेट अगर सही तरीके से ना हो तो कितना रिस्क हो जाएगा एकदम। तो वही है कि इन एस्कॉर्बिक एसिड डिफिशियंसी कोलाजन इज एबनॉर्मल एंड इंटरसेलुलर सीमेंट सब्सटेंस इज ब्रिटल। यानी कि जो हम लोग के बॉडी में देखते हैं इस तरीके से जैसे जुड़ा रहता है ना एक पार्ट, जैसे इस तरीके से मान लेते ये कोई हड्डी है और फिर यहाँ पर इस तरीके से कोई हड्डी जुड़ा हुआ है ना, अगर ये सही तरीके से नहीं बंधा रहेगा मतलब जुड़ा रहेगा तो ये दोनों तुरंत टूट सकता है कि नहीं, अगर बंधा नहीं रहेगा। तो इसलिए विटामिन सी की कमी होगा तो ये वाला रिस्क रहता है कि ये तुरंत टूट सकता है। किसी का हाथ तुरंत टूटता है कि नहीं, तो इसी के कारण तो विटामिन सी अगर लेंगे तो हमें ये मतलब मजबूत होगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ था बात। उसके बाद फिर यहाँ पर है कि सो कैपिलरीज आर फ्राइगल लीडिंग टू द टेंडेंसी ऑफ ब्लीड इवन अंडर माइनर प्रेशर। यानी कि छोटा कम प्रेशर पर भी ये रिस्क हो जाता है इस चीज़ का। तो हेमरेज में बी मैनिफेस्टेड एज पिटाकिया इन माइल्ड डिफिशियंसी एंड एज एकाइमोसिस और इवन हिमेटोमा इन सेवियर कंडीशन। तो जो यहाँ पर बात बताए हैं उसी का मेडिकल टर्म में ये सब बात कहा जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो वो सब चाहे तो नाम याद रखें, नहीं तो हीमोरेजिक टेंडेंसी थोड़ा याद रखें और बात चल जाएगा। इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज मतलब होता है कि अंदर ही अंदर ब्लड मतलब एक तरीके से जमना, मतलब मान लीजिए खून इधर से उधर हो बह रहा है, इस तरीके से ये नस होता है ना, नस में इस तरीके से अगर रेड मतलब ब्लड का सर्कुलेट हो रहा है इस तरीके से, अगर उसमें ये ब्लड इस तरीके से घूम रहा है वहीं पर ये जाम हो जाएगा तो इसके पास ब्लड पहुंच पाएगा नहीं ना, पहुंचेगा तो कितना रिस्क हो जाएगा ये वाला भाग के लिए, शरीर के जो ये भाग है। तो वही इंटरनल हेमरेज में देखते हैं कि इन सेवियर केसेस हेमरेज में अकर इन कंजक्टाइवा एंड रेटिना। जो हमारे आँख वाला भाग है ना, आँख में ऐसा होने का रिस्क रहता है। इंटरनल ब्लीडिंग में भी एपिस्टाक्सिस हेमेटूरिया और मेलाना कॉज कर सकता है ये सब डिजीज। तो नेजल ब्लीडिंग जैसा होने लगता है एपिस्टाक्सिस में, देख सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक एक चीज़ का सही तरीके से प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर वही एपिस्टाक्सिस हो गया, फिर हिमेटूरिया और मेलाना ये सब हो गया।
डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन सी कंटिन्यूड। तो यहाँ पर अगर विटामिन सी अगर हमेशा कमी रहेगा आप में, तो देखिए ओरल कैविटी मतलब पता है ना कि मसूड़े में मतलब यहाँ कैविटी हो जाता है, यहाँ मतलब खाली जगह हो जाता है। तो इन सीवियर केसेस ऑफ स्कर्वी द गम मतलब पता है ना, गम मतलब मसूड़, तो मसूड़ दर्द करने लगेगा। जैसे पता है ना, मतलब अगर किसी को भी दांत तो दर्द करता है तो पता है कि नहीं, दवा बाहर से लाता है कि नहीं, तो इसमें नीम आंवला ये सब का फोटो रहता है ना, ताकि विटामिन सी उसको दांत में मिले और उसको ये वाला चीज़ ठीक हो जाए। तो ये सब समझ में आ रहा है ना कैसे ये पढ़ाई होता है। तो इन सीवियर केसेस ऑफ स्कर्वी द गम बिकम पेनफुल मतलब दर्द हो जाता है अगर विटामिन सी की कमी हमेशा रहा तो। स्वोलन हो जाएगा एंड स्पॉन्जी मतलब एकदम ये लचीला हो जाएगा, मसूड़ वाला भाग है ना ये। तो द पल्प इज सेपरेटेड फ्रॉम द डेंटाइन एंड फाइनली टीथ आर लॉस्ट। और जो पल्प है ना जिसमें दांत धंसा होता है वे कमज़ोर होगा और दांत टूट जाएगा जल्दी। तो इसलिए विटामिन सी हमें ये खाना चाहिए। उसके बाद वुंड हीलिंग में डिलेड, अगर विटामिन सी कमी रहेगा ना, तो जैसे यहाँ पर हमको एक दिन कटा था हाथ के पास में तो हमको तुरंत ठीक हो गया। और विटामिन सी की कमी रहता तो बहुत देर तक रहता कि नहीं। तो ये सब भोजन में ये सब होता है। तो समझ में आया ना कि विटामिन सी अगर हमेशा कमी रहा तो ये दिक्कत हो सकता है। उसके बाद हड्डी के लिए भी बहुत, तो बताए थे ना कि जो होता है मतलब जुड़ा रहता है भाग, अगर विटामिन सी की हमेशा कमी रहेगा तो ये दिक्कत हो सकता है। तो वही यहाँ पर है कि इन द बोन मतलब हड्डी में द डिफिशियंसी रिजल्ट इन द फेल्यूर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट टू फॉर्म द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस ऑस्टियोइड कहते हैं। द डिपोजिशन ऑफ बोन अरेस्टेड, बोन जो डिपोजिशन होते रहता है वे अरेस्ट हो जाते हैं और रिजल्टिंग एस्कॉर्ब्यूटिक बोन इज वीक यानी कि कमज़ोर होता है और फ्रैक्चर इजीली हो सकता है। फ्रैक्चर मतलब पता है ना, मतलब टूट आसानी से वह जा सकता है। देयर में भी हेमरोज इनटू ज्वाइंट कैविटीज़ में दिक्कत हो सकता है। पेनफुल स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट में प्रिवेंट लोकोमोशन ऑफ पेशेंट, यानी कि अगर कोई भी पेशेंट चलता है तो उसको चलने में बहुत कठिनाई होगा क्योंकि हड्डी उसका कमज़ोर हो चुका है, पता है ना। अब नेल्स के बात करते हैं। तो ये देखो विटामिन सी की कमी होगा तो ऐसे दूसरे दांत हो जाएगा। तो नेल्स में बात करते हैं तो देखो स्पून शेप्ड नेल्स आर, तो स्पून शेप्ड जो नेल्स होते हैं कैरेक्टराइज्ड बाय कॉनकेव शेप ये हो जाते। जैसे देखो नाखून किस तरीके से हो जाता है, ये है ना, हंसो नहीं, ऐसा हो जाता है अगर ये विटामिन सी की कमी होगा तो स्पून शेप ये हो जाता है। स्पून शेप्ड नेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर कॉनकेव शेप में ये हो गया। एनीमिया बात करें तो इन विटामिन सी डिफिशियंसी, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये सब तरीका आप जान लीजिए कि ये सब कैसे होता है, मतलब किस तरीके के एनीमिया है, कौन से एनीमिया में किस तरीके से ये होते हैं। क्वाइकिलोसाइटोसिस एंड एनिसोसाइटोसिस आर एल्सो कॉमन इन एनीमिया ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी से ये सब होता है। अ डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन तो सब जानते हैं कि रिच सोर्स सबसे ज़्यादा हो गया आंवला, जिसको इंडियन ग्रॉसबेरी भी कहते हैं। गावा, लाइम, लेमन एंड ग्रीफ लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी बात करते हैं तो 75 मिलीग्राम पर डे ज़रूरत होता है, यानी कि अगर आप 50 मिलीलीटर ऑरेंज जूस भी पी लेंगे तो आपका रिक्वायरमेंट डेली का हो जाएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड एज्ड पीपल रिक्वायरमेंट लगभग 100 मिलीग्राम पर डे की ज़रूरत पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी ये हो गया। तो ध्यान रखना है। थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ विटामिन सी का क्या यूज होता है इलाज में, तो विटामिन सी इज़ यूज्ड एज एडजुवेंट इन इन्फेक्शंस में हेल्प होता है। बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज रिपोर्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अगर ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी डिजीज़ में भी विटामिन सी का कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। वेन प्लाज्मा लेवल इज केप्ट नियर द सेचुरेशन पॉइंट में जब रखते हैं तो उस समय भी यूज करते हैं। क्लिनिकल डोज इज अबाउट लगभग 500 मिलीग्राम पर डे होता है। बिकॉज ऑफ इट्स पावर ऑफ हील वुंड्स, यानी कि घाव को भरने की पावर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए विटामिन सी हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, ट्रॉमा एंड बर्न्स, ये सब को ट्रीटमेंट करने में विटामिन सी का यूज करते हैं। तो इतना सारा हम बात जान लिए। अब ये सब का समरी तो हम बताएंगे आपको। समरी चाहे तो आप पढ़ भी सकते, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे कि नेम में हो गया, जैसे कोएंजाइम फॉर्म
RDA मेन रिएक्शन यूजिंग कोएंजाइम डिफिशियंसी डिजीज। तो थियामिन जैसा कि बात करते तो कोएंजाइम फॉर्म जो कि एक्टिव फॉर्म होता है, तो ध्यान रखें एक्टिव फॉर्म RDA मेन रिएक्शन यूजिंग कोएंजाइम और डिफिशियंसी। तो थियामिन की बात करते तो थियामिन पायरोफॉस्फेट इसका ये कोएंजाइम फॉर्म है। तो RDA इसका वो 1 से लेकर 1.5 मिलीग्राम है। ऑक्सीडेटिव मेन रिएक्शन यूजिंग कोएंजाइम में हो गया कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड में यह होता है। फिर डिफिशियंसी डिजीज में बेरी राइबोफ्लेविन B2 का भले नाम है, B2 का विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है। फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसको FAD कहते हैं, इसका रिक्वायरमेंट 1.5 मिलीग्राम पर डे होता है और इसमें मेन रिएक्शन यूजिंग कोएंजाइम के फॉर्म में होता है, वह डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडाइज्ड इन ETC में हेल्प ये करता है। फिर ग्लोसिटिस एंगुलर स्टोमेटाइटिस ये सब में हेल्प करता है। नियासिन की बात करें तो NAD एंड NADP में हेल्प करता है। RDA नियासिन का होता है 20 मिलीग्राम और डिहाइड्रोजिनेशन ऑक्सीडाइज्ड ETC इसमें 2.5 ATP की ज़रूरत पड़ता है। इसकी कमी से होता है वह पैलेग्रा डिजीज होता है। तो पायरिडोक्साइन जिसको B6 कहते हैं, तो पायरिडोक्सल फॉस्फेट इसका एक्टिव फॉर्म है और 1 से 2 मिलीग्राम रिक्वायरमेंट होता है और इस मेन रिएक्शन यूजिंग कोएंजाइम में करता है, तो वह ट्रांसएमाइनेशन डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एमिनो एसिड में हेल्प करता है। और डिफिशियंसी डिजीज में हो गया सीजर्स होमोसिस्टिनुरिया ये है। उसके बाद पैंटोथेनिक एसिड की बात करते हैं तो कोएंजाइम ACP इसका एक्टिव फॉर्म है, RDA 10 मिलीग्राम है। मेन रिएक्शन यूजिंग द कोएंजाइम जिससे कोएंजाइम A डेरिवेटिव एसिड कैरियर प्रोटीन ये सब है। और डिफिशियंसी डिजीज में हो गया बर्निंग फूड सिंड्रोम। बायोटिन जिसको B7 कहते हैं, इसका कोएंजाइम फॉर्म बायोटिन ही है। 30 से 40 माइक्रोग्राम रिक्वायरमेंट होता है, डेली कार्बोक्सिलेशन में मदद करता है। इसका कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है बायोटिन का। फॉलिक एसिड की बात करें तो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड जिसको THFA कहते हैं, इसका रिक्वायरमेंट 200 माइक्रोग्राम ज़रूरत पड़ता है और 1 कार्बन ग्रुप कैरियर में हेल्प करता है। ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है डिफिशियंसी डिजीज, मतलब फॉलिक एसिड की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। फिर है साइनोकोबैलेमिन जिसको B12 कहते हैं या कोबैलेमिन भी जिसको कहते हैं, तो एडिनोसिल B12 या मिथाइलोकोबैलेमिन भी इसमें कोएंजाइम फॉर्म यानी कि एक्टिव फॉर्म है। इसमें 1 से 2 माइक्रोग्राम की ज़रूरत पड़ता है। फिर आइसोमेराइजेशन ऑफ मिथाइल मेलोनिन कोएंजाइम, फिर रीमिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेट। डिफिशियंसी डिजीज में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया सब एक्यूट कॉम्बाइंड डिजेनरेशन में मदद करता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन C कहते हैं, इसमें नो स्पेसिफिक फॉर्म होता है, मतलब खासकर कोई नहीं होता है, सीधे विटामिन C जाते ही हमारे अंदर काम करने लगता है। 75 मिलीग्राम डेली रिक्वायरमेंट है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ये काम करता है और इसके कमी से मेन जो डिजीज होता है डिफिशियंसी डिजीज वह है स्कर्वी। तो इस तरीके से हमने जान लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सो थैंक